हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग अपनी क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स की जो संदीप गर्ग है रेफरेंस बुक, उसके अकॉर्डिंग जो चैप्टर 2 है स्टूडेंट्स, मीनिंग, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसका पूरा वन शॉट रिवीजन देखने वाले हैं। मतलब कि हमारा जो ये पूरा चैप्टर है इसे हम एक ही वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं। ओके, ये एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाया गया है, तो आई होप सो कि आप लोग भी इसे रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ने वाले हो। मतलब कि आप लोगों के जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, जो डिटेल्ड में पढ़ना था हर एक कंसेप्ट को, आई होप सो कि वो चीज़ आप लोग पढ़ चुके हैं। अब ये जब मैं रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रही हूँ तो आपका भी ये रिवीजन का ही मोटिव होना चाहिए। मतलब कि ऐसा होना चाहिए कि बस ये चैप्टर पढ़ लिया, अब जो मतलब ये जो वीडियो वो देख लिया, तो अब जो है आपका पूरे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है और आपका रिवीजन भी हो चुका है। ओके, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो चैप्टर है ये किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम, जो हमारी रेफरेंस बुक है संदीप गर्ग, उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि ये चीज़ें क्लियर है। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज इंट्रोडक्शन, वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप सो कि वो चीज़ आप लोगों ने पढ़ भी ली है। अब हम आते हैं किस पर, अपने जो सेकेंड चैप्टर है दैट इज मीनिंग, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देखो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था उसमें बेसिकली हमने ये देखा था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, उसमें हम लोगों ने देखा था डिफरेंट जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने क्या क्या इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी, कुछ इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम लोगों ने पढ़ी थी कि ये क्या होती है। अब जब हम आते हैं अपने सेकेंड चैप्टर पे, तो जो कि हमारा बुक का नाम है दैट इज स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स तो हमें पता चल गया क्या है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स क्या होता है ये भी तो पता होना चाहिए, तभी तो हम आगे के हमारे चैप्टर्स कंप्लीट कर पाएंगे, तभी तो हम अपना जो पूरा कोर्स है वो कंप्लीट कर पाएंगे, राइट। तो फिर अब जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो बेसिकली सब कुछ जो है स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड होगा कि स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब होता है, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी डिफरेंट इसका मतलब क्या है, इसका स्कोप क्या है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, आई होप सो कि ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होगी। और स्टार्ट करते हैं फिर हम अपने इसी के साथ में चैप्टर के साथ में। ओके, सबसे पहले हम लोग एक ओवरव्यू देख ले। ओवरव्यू में कुछ नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ टॉपिक के नेम्स देखने वाले हैं कि ये टॉपिक हमें पढ़ना है, और फिर जो है हम लोग अपने टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में? हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, जो कि मैंने दे भी दिया है, और थोड़ा बहुत और पढ़ लेंगे। मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, क्या मतलब होता है स्टैटिस्टिक्स का, फंक्शंस क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है। छोटा सा चैप्टर है, थोड़े बहुत लिमिटेड उसमें चीजें हैं, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे और अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। स्टैटिस्टिक्स वर्ड जो है वो कहाँ से डिराइव हुआ है ये हमें पता होना चाहिए। और स्टूडेंट्स, ये जो सारे वर्ड्स हैं इन्हें कोशिश कीजिएगा कि आपको याद रहे कि ये कौन से वर्ड्स हैं। ठीक है, या आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, वन शॉट 1 मार्क्स आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज सिंपल सी चीज है, बोला जा सकता है कि स्टैटिस्टिक्स का जो जर्मन वर्ड है वो कौन सा है, या ग्रीक वर्ड कौन सा है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड से जो है आया है। ठीक है, सो ये डिराइव हुआ है फ्रॉम लैटिन वर्ड। लैटिन में इसे क्या बोलते हैं? स्टेटस। ठीक है, Italian word that is statista, the German word statistic and Greek word statisticue। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, ये है हमारे 4 डिफरेंट वर्ड्स जिनमें से हमारा जो स्टैटिस्टिक्स है ये डिराइव हुआ है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम मीनिंग की बात करें तो ये सारे ही जो टर्म्स हैं उनका सेम मीनिंग होता है, दैट इज पॉलिटिकल स्टेट। ठीक है, ये सब कुछ क्या बोलते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स पॉलिटिकल स्टेट है। अब पॉलिटिकल स्टेट बोला क्यों जाता है स्टूडेंट्स, इसका हमें पता होना चाहिए ना कि पॉलिटिकल स्टेट क्यों बोलते थे। देखो, जब स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट हुआ, मतलब कि बहुत ही पुरानी बात करते हैं हम, आज की डेट में ऐसा है कि स्टैटिस्टिक्स हम लोग भी यूज कर लेते हैं। जो ये हमारे पास में डिफरेंट नंबर्स आते हैं, रिपोर्ट्स आती है, ये हम लोग भी देख लेते हैं, हम लोग भी जो है एनालिसिस करते हैं, हम लोग भी रिसर्च कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं बहुत ही पुराने टाइम की बात करूं, जब जो है किंग्स वगैरह हुआ करते थे, ठीक है, मतलब कि जब जो रूल किया जाता था किसी भी जगह पर, वो किस वे में किया जाता था, किंग्स वगैरह करते थे। उस टाइम की अगर हम बात करें
तो तब जो है स्टैटिस्टिक्स सिर्फ और सिर्फ कौन यूज करता था, वो जो पॉलिटिकल लोग थे, मतलब कि जो किंग्स थे, जो वो पूरा रूलिंग सिस्टम था, वो लोग यूज करते थे। जो एक कॉमन जनरल लेमेन थे वो लोग यूज नहीं करते थे, ओके, बिकॉज उन्हें इतनी जो है नॉलेज भी नहीं थी कि इसे कैसे यूज करना है, क्या करना है। अब जो वो पॉलिटिकल लीडर्स थे, वो जो रूलर्स थे, वो लोग क्यों यूज करते थे स्टैटिस्टिक्स को, उसका किस वे में यूज करते थे, तो वो देखते थे कि उनके राज्य में कितने लोग हैं, उनके राज्य में कितनी कमाई हो रही है, ठीक है, इस वे में। अब हम बोलते हैं जीडीपी, तो जीडीपी जो है वो अल्टीमेटली आया किससे, स्टैटिस्टिक्स से ही आया ना, मतलब कि जो जीडीपी है स्टूडेंट्स, उसमें हम लोग नंबर्स बताते हैं। स्टैटिस्टिक्स डील विथ नंबर्स, ये याद रखिएगा, स्टैटिस्टिक्स डील्स विथ नंबर। अपार्ट फ्रॉम नंबर स्टैटिस्टिक्स बात ही नहीं करता। वो ये नहीं बोलेगा कि अच्छा जीडीपी अच्छा है, अच्छा कैसे है, नंबर बताओ तो हम बताएंगे अच्छा है या नहीं है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स में क्या चाहिए, हमें नंबर्स चाहिए। तो अब जो है कितनी आपकी कंट्री की पॉपुलेशन है, वो स्टैटिस्टिक्स होता है। तो पहले जब हम किंग्स लोगों की बात करें तो ये चीज तो तब भी होती थी ना, वो लोग भी देखते थे कि उनके जो है उनकी जो रूलिंग स्टेट है उसमें कितने लोग हैं, क्या है, कितने नहीं है, ओके। तो मतलब कि उस टाइम पर जो है ये बेसिकली कौन यूज करते थे, वही लोग जो रूल कर रहे हैं, मतलब कि जो पॉलिटिकल टर्म्स में हम बोल दें, ठीक है। इसलिए जो है स्टैटिस्टिक्स को पॉलिटिकल स्टेट बोला जाता था। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में जो है स्टैटिस्टिक्स हर कोई यूज करता है, हम लोग भी यूज करते हैं। हमें भी कोई रिसर्च करना होता है तो हम वो यूज करते हैं। हम भी जो है फैक्ट्स के साथ में बात करना पसंद करते हैं कि अच्छा किसी कंपनी की इतनी ग्रोथ हुई है, किसी कंट्री की इतनी ग्रोथ हुई है, रुपी इतने रुपीस पे चल रहा है, मतलब कि रुपी की ये वैल्यू है या कुछ भी, तो वो सब कुछ जो है आपका स्टैटिस्टिक्स में आता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना है तो ये है, तो वो है, तो पॉपुलेशन ये है वगैरह, ये सारी चीजें, ठीक है। तो अल्टीमेटली आज की डेट में तो हम लोग यूज सभी करते हैं। आज की डेट में स्टूडेंट्स जो स्टैटिस्टिक्स है वो अपने आप में ही एक सब्जेक्ट बन चुका है। मतलब कि अभी तो आप लोगों की ये इनिशियल स्टेज है, इसलिए आप इसे इकोनॉमिक्स के अंडर पढ़ रहे हो। लेकिन अगर इन फ्यूचर आप कभी स्टैटिस्टिक्स में अपना फ्यूचर देखो कि अपना करियर जो है वो स्टैटिस्टिक्स में अगर बनाना चाहो, तो स्टैटिस्टिक्स को आप देखोगे कि ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और एक अपने आप की एक अलग स्टडी है। वो मतलब इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बन चुका है, उसे किसी भी हेड के अंदर आने की जरूरत नहीं है। तो अब जो है स्टैटिस्टिक्स उतना इंपॉर्टेंट हो चुका है, ठीक है। अब कैसे हुआ, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हुआ, वो चीजें हम आगे पढ़ेंगे तब आप लोगों को क्लियर होनी ही है। तो आई होप सो कि ये जो चीज थी, ये जो इतना पार्ट था, ये इतना जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ओके। फिर आता है मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नाउ स्टैटिस्टिक्स को स्टूडेंट्स हम दो सेंसेस में पढ़ते हैं। क्या है दो सेंस, एक है प्लूरल सेंस और एक है सिंगुलर सेंस, ठीक है। जब हम प्लूरल सेंस की बात करते हैं तो इसमें आएगा आपका स्टैटिस्टिकल डेटा, दैट इज न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। और जब हम सिंगुलर सेंस की बात करते हैं तो सिंगुलर सेंस में आता है मेथड्स ऑफ डीलिंग विथ इंफॉर्मेशन, ठीक है। जो डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि आप आपके आगे चैप्टर में पढ़ोगे, दैट इज कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ये सब कुछ जो है ये आते हैं आपके सिंगुलर सेंस में। मतलब कि आपका जो है सिंगुलर सेंस क्या बोलता है कि ये सारी चीजें एक हैं। एक कैसे हैं, एक ऐसे हैं कि सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन से काम नहीं बनेगा, कलेक्शन के बाद में ऑर्गेनाइजेशन भी करना पड़ेगा, उसको जो है प्रेजेंट भी करना पड़ेगा, उसे एनालाइज भी करना पड़ेगा और फिर इंटरप्रिटेट भी करना पड़ेगा, तब जाकर एक स्टैटिस्टिकल स्टडी कंप्लीट होगी, ठीक है। तो सिंगुलर सेंस बोलता है कि सारी जो आपकी स्टैटिस्टिकल स्टडी की स्टेजेस है वो सारी क्या है, एक है, ठीक है। जब वो सारी कंप्लीट होगी तो वो कहलाएगा क्या, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ये है आपका सिंगुलर सेंस। और प्लूरल सेंस में आते हैं आपके स्टैटिस्टिकल डेटा, मतलब कि जो है न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। जो प्लूरल सेंस है वो एक कोई न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन आपको देता है कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज है, ठीक है। मैंने बोल दिया जीडीपी XYZ है, तो ये हो गया आपका प्लूरल सेंस में। अब उसे जो है पूरा कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम वो सारी चीजें देखते तो वो आता आपका इसमें, ठीक है। तो आई होप सो कि ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इन दोनों को थोड़ा सा हम जो है डिटेल में पढ़ लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स एज न्यूमेरिकल सेट ऑफ डेटा, दैट इज प्लूरल सेंस की अगर हम बात करें तो इन द प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स रिफर्स टू, प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स को हम किस वे में रेफर करते हैं।
aggregate of facts affected to a marked extent by multiplicity of causes, numerical expressed, enumerated or estimated according to reasonable standard of accuracy, collected in a systematic manner for predetermined purpose and placed in relation to each other। ये जो आपकी बुक है उसमें जो डेफिनेशन दी है वो इन्हीं सारे पॉइंट्स को मिलाकर दी गई है, इन सबको एक साथ में एक पैराग्राफ फॉर्म में लिख कर दिए। मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर पॉइंटर्स बना दिए ताकि ये चीज इजी हो जाए। नाउ स्टूडेंट्स, इसके जो एक एक जो हमारे टर्म्स है इसे हम समझेंगे, ठीक है। और ये जो एक एक इसके टर्म्स है स्टूडेंट्स, यही क्या बनते हैं, यही इसके एसेंशियल चीजें बनते हैं कि अगर हम बोल रहे हैं कि जो आपका स्टैटिस्टिक्स है, प्लूरल सेंस में अगर हम किसी भी चीज को स्टैटिस्टिक्स बोलना चाहते हैं तो उसमें ये सारी जो हमारे फीचर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं वो सारे फीचर्स उस पर्टिकुलर डेटा में अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। अगर उस डेटा में इनमें से कुछ नहीं है तो मतलब कि वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ठीक है। अब इन सबको जो है हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लें ताकि ये सारी चीजें हमें क्लियर हो जाएं, ओके। तो स्टैटिस्टिक्स एज यूज्ड इन प्लूरल सेंस मस्ट पोजेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम बात कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, वो आप देखोगे कि यही सारी चीजें हैं, ठीक है। बस हुआ क्या है कि यहाँ पर जब हम डेफिनेशन दे रहे हैं तो वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने एक साथ में पैराग्राफ फॉर्म में लिख देना है, और अगर हमसे बोला जाए कि आपको जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करनी है तो आप क्या कर दोगे, इसे सेपरेटली पढ़ा दोगे, ठीक है। मतलब सेपरेटली समझा दोगे कि ये चीजें होती है। नाउ फर्स्ट आया क्या, एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट, ठीक है। एग्रीगेट्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, एग्रीगेट्स का मतलब होता है टोटल, है ना। सब कुछ मिला के जो होता है वो होता है एग्रीगेट्स। अगर मैं बोलूं एक क्लास में क्लास के एक स्टूडेंट की हाइट 154 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये क्या है, ये है आइसोलेटेड या एक सिंगल फैक्ट कि मैंने एक कोई पर्सन है, एक कोई चाइल्ड है ए, एक कोई स्टूडेंट है ए, उसकी मैंने हाइट बताई कितनी, 154 सेंटीमीटर्स, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज आइसोलेटेड या फिर हम बोले सिंगल फिगर। लेकिन अगर वही मैं बोलूं कि 30 स्टूडेंट्स की जो इन टोटल हाइट आ रही है वो है समथिंग 3000, ठीक है। मैं सबको ही अगर ऐड करके बोल दूं स्टूडेंट्स तो वो क्या हो रही है, मैं बोल रही हूं कि 30 स्टूडेंट्स की जो हाइट है वो कितनी आ रही है, 3000 आ रही है, ठीक है। 3000 सेंटीमीटर्स मान लेते हैं हम लोग। तो वो क्या हो गया, वो हो गया आपका एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो बोलता है कि फैक्ट्स कैसे होने चाहिए, एग्रीगेट होने चाहिए, सिंगल या आइसोलेटेड फिगर्स नहीं होंगे। ये जो ए पर्सन है इसकी हाइट को हम जो है क्या नहीं बोलेंगे, स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलेंगे, बिकॉज जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें एग्रीगेट्स आता है। एग्रीगेट्स क्यों आता है स्टूडेंट्स, ये जब आगे हम और भी चीजें पढ़ेंगे ना तो वो और आप लोगों को क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप सो कि एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स क्लियर है, दैट इज सिंगल एंड आइसोलेटेड फिगर्स आर नॉट स्टैटिस्टिक्स एज सच फिगर्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड। ये जरूरी है कि स्टैटिस्टिक्स में कंपैरिजन हो पाए। सिर्फ अगर मैं इस पर्सन की बोल दूं तो इसमें हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर वही मैं बोलूं कि 30 स्टूडेंट्स की हाइट इतनी है एक क्लास की और दूसरी क्लास के 30 स्टूडेंट्स की हाइट इतनी, तो वो कंपेयर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इन 30 स्टूडेंट्स में मैं अगर बोल दूं कि 4 बच्चों की इतनी है या 30 में से 15 स्टूडेंट्स हैं जो एक पर्टिकुलर हाइट के अबव आ रहे हैं और 15 है जो दूसरी हाइट के उसमें आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इधर मैंने ग्रुप्स बनाकर उसमें कंपैरिजन कर दिया। तो एग्रीगेट्स होने का पीछे का रीजन ये है कि कंपैरिजन पॉसिबल हो, और स्टैटिस्टिक्स में कंपैरिजन करना इज कंपलसरी, ठीक है। तो आई होप सो कि ये वाला जो हमारा फर्स्ट वाला कैरेक्टरिस्टिक्स है ये आप लोगों को क्लियर हो गया। फिर आते हैं नेक्स्ट वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पर, दैट इज अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। मतलब कि आपका जो भी स्टैटिस्टिक्स है, आपकी जो भी आप स्टडी कर रहे हो वो मल्टीपल कॉजेज से अफेक्ट होनी चाहिए। देखो सारे कॉजेज को हम अलग अलग नहीं पढ़ सकते, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो कि सिर्फ एक कॉज से अफेक्ट होती हो। कोई भी पर्टिकुलर आइटम ले लो, उस पर जो है बहुत सारी चीजों का क्या होता है, इफेक्ट होता है। तो वो सारी चीजों को हम लोग एक साथ में लेते हैं, मतलब कि वो सारे जो इफेक्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स उन्हें हम साथ में लेते हैं। आइसोलेटेड या सेपरेट जो है सिंगल वे में हम नहीं पढ़ सकते सारे डिफरेंट कॉजेज को, ओके। तो स्टैटिस्टिक्स में क्या आएगा प्लूरल सेंस में कि ये वो सारी चीजें होती है जो कि मल्टीपल कॉजेस से अफेक्ट होती हो। जैसे कि एग्जांपल है राइस प्रोडक्शन। राइस प्रोडक्शन जो है वो अफेक्ट होता है किससे, रेनफॉल से होगा, वेदर से होगा, ठीक है, वेदर का उस पर इफेक्ट होगा।
जो पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज किए जाएंगे, जो भी फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज किए जाएंगे उस पर अफेक्ट होगा, कौन से काइंड ऑफ सीड्स आपने यूज की है उसका भी इफेक्ट होगा, है ना। तो ये सब कुछ क्या है, ये सारे ही आप में किस में ऐड ऑन हो रहे हैं, ये बता रहे हैं कि इन सब से जो है राइस प्रोडक्शन अफेक्ट होता है। अगर मैं बोल दूं सिर्फ और सिर्फ कि राइस का जो है वो प्रोडक्शन ठीक नहीं था बिकॉज जो सीड्स यूज की थी वो ठीक नहीं थी, तो क्या सिर्फ सीड्स के कारण हुआ है, क्या दूसरी चीजें नहीं है उसमें। और यहाँ पर तो मैंने सिर्फ 3 दी, इसके अलावा और भी होती है, कौन सा मेथड ऑफ कल्टीवेशन है, ओके, कितना टाइम पीरियड आपने यूज किया है, और भी जो भी चीजें हैं उसकी प्रॉपर ग्रेडिंग वगैरह हुई नहीं हुई, तो वो और भी चीजें हैं जो कि एक किसी भी चीज के, एक किसी भी आइटम को अफेक्ट करती है ना। तो इसलिए जो सारे कॉजेज हैं वो हमें साथ में लेने होते हैं, सिंगुलर कॉजेज को हम नहीं देखेंगे, बिकॉज ऐसे अगर हम सिंगल सिंगल देखने गए तो फिर जो है अपना हमारा जो प्रॉपर एनालिसिस है वो नहीं हो सकता। तो अगर हम किसी भी चीज की स्टडी कर रहे हैं तो उसके ऊपर जितने भी कॉजेज जो हैं, जितने भी चीजें हैं जो कि अफेक्ट करती हैं, वो सारी ही हमें जो है अपनी स्टडी में लेनी होती है, वो सारी ही हमारी जो है स्टडी का पार्ट होती है, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोगों को जो है ये वाला जो पॉइंट है ये भी क्लियर हो गया होगा। फिर स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही नोन फैक्ट है हमारा कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। कोई भी क्वालिटेटिव अगर कैरेक्टरिस्टिक्स होगी तो वो स्टैटिस्टिक्स स्टडी नहीं करता है। स्टैटिस्टिक्स के लिए क्वांटिटी होना जरूरी है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होने चाहिए। एनी फैक्ट्स टू बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी न्यूमेरिकली और क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस्ड, ठीक है। कंपैरिजन अगर करना है तो कंपैरिजन के लिए नंबर्स होना जरूरी है, बिना नंबर्स के हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। मैं बोल दूं राम इज इंटेलिजेंट देन श्याम, तो ये कैसे है, राम जो है वो ज्यादा इंटेलिजेंट कैसे हुआ श्याम से, कैसे बताया मैंने, तो मैंने जो है बोला कि राम स्कोर्ड 93% एंड श्याम स्कोर्ड 84%। तो इस वे से मैंने जो है बता दिया कि अच्छा ये इंटेलिजेंस शो कर दिया, मैंने जो है इंटेलिजेंस के लिए जो मार्क्स है उन्हें बेसिस माना और उसके बेसिस पर मैंने ये बता दिया। तो सिंपल सा यहाँ क्या समझ में आया कि अगर हमें कोई भी कंपैरिजन करना है तो उसके लिए उसे कोई भी जो चीज है उसे न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना जरूरी है, एंड स्टैटिस्टिक्स में कंपैरिजन करना होता है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में कंपैरिजन तो होगा ही होगा, तो ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखनी है और ये चीज भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। सो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक इंटेलिजेंस, ब्यूटी, ऑनेस्टी एक्सेट्रा कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन स्टैटिस्टिक्स अनलेस दे आर क्वांटिफाइड बाय असाइनिंग सर्टेन स्कोर as a quantitative measure of assessment, ठीक है। जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नहीं आएंगी स्टडी में जब तक उन्हें हम क्वांटिटेटिव वे में कन्वर्ट ना कर दें। वो जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि इंटेलिजेंस, ब्यूटी, ऑनेस्टी, इन्हें जब तक हम नंबर्स में ना बताएं तब तक वो स्टैटिस्टिक्स की स्टडी के अंदर नहीं रहेगी। मैं बोल रही हूँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज सो हाई, ये जो स्टेटमेंट मैंने दी है ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। अगर मैं ये बोल दूं अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 30%, तो ये स्टैटिस्टिक्स है कि हाँ जो आपकी टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 30% जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, मतलब कि पूरी पॉपुलेशन में से 30% लोग ऐसे हैं जो कि अनएम्प्लॉयड है। सो दिस इज व्हाट वी कैन कॉल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि क्या स्टैटिस्टिक्स होता है और क्या नहीं होता है, ठीक है। आई होप सो कि ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया है। फिर आता है स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड विथ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। जो स्टैटिस्टिक्स है उसे रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी से जो है हमें कलेक्ट करना है। रीजनेबल स्टैंडर्ड क्या हो गया, मतलब कि एक ऐसा कि हाँ ठीक है, प्रॉपर एकदम हम नहीं बोल रहे हैं कि हमें जो है जैसे हम मैथ्स में या साइंस में जो एक्यूरेसी चाहिए वो चाहिए, नहीं, एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी होनी चाहिए, एक ऐसे फिगर्स होने चाहिए जिसपे कि हम लोग ट्रस्ट कर सके। हम ये बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं कि बिल्कुल जो है आपके एकदम एक्यूरेट चीजें या एकदम एक्यूरेट डेटा होना चाहिए, ओके। एक रीजनेबल स्टैंडर्ड की एक्यूरेसी हो, उसमें एक थोड़ी बहुत एक्यूरेसी हो कि हाँ हम लोग जो है मतलब कि जो जनरल पब्लिक है और जो भी उस पर्टिकुलर डेटा को
यूज कर रहा है वो लोग उस पर ट्रस्ट कर सकें, बस इतना ही हमें जो है क्या चाहिए, सिर्फ इतनी ही हमें उसमें एक्यूरेसी की जरूरत होती है, ठीक है। In statistics, data is collected with reasonable standard of accuracy. A high degree of accuracy as observed in accountancy or mathematics is not insisted upon in statistics because mass of data is involved. ठीक है, जैसे कि अकाउंटेंसी मैथमेटिक्स में चाहिए वैसे ही इसमें नहीं चाहिए। उसका रीजन क्या है, देखो अकाउंटेंसी में अकाउंटेंसी के थ्रू आप और भी अच्छे से समझ सकते हो कि उसमें जो है आपका कहाँ पर आता है, जो आपकी एक्यूरेसी वाली चीज है, बैलेंस शीट जो है वो बैलेंस नहीं हो पा रही है, ट्रायल बैलेंस जो है वो बैलेंस नहीं हो पा रहा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ हमें गड़बड़ लग रहा है, तो वहां पर जो है आपको प्रॉपर क्या चाहिए, वहां पर आपको प्रॉपर एक्यूरेसी चाहिए होती है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स जो है वो बहुत ही मास डेटा से डील करता है, बहुत ही जो है मास उसके पास में क्या होती है, बहुत ही बड़ी डेटा से, या मास पॉपुलेशन हम बोल सकते हैं, पॉपुलेशन मतलब कि वो सारी चीजें जिन पर सर्वे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मास आइटम्स होते हैं, तो एकदम एक्यूरेट होना इज नॉट पॉसिबल, और इसलिए हम एकदम एक्यूरेसी की बात करते भी नहीं है। हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स में एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी काफी है। The process of generalization can be achieved with a reasonable standard of accuracy only. Okay? तो I hope so कि ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया है। फिर स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमिन्ड पर्पस। जो स्टैटिस्टिक्स है वो किस पर्पस से कलेक्ट किए जाते हैं, प्री डिटरमिन्ड पर्पस से, मतलब कि पहले से ही पता है हमें कि हमें किस पर्पस के लिए ये पर्टिकुलर स्टडी कर रहे हैं। अब वो चीज बहुत जरूरी हो जाती है, जैसे कि मान लो मुझे जो है स्कूल की एवरेज स्ट्रेंथ बतानी, ठीक है, मतलब कि एक क्लास की एवरेज स्ट्रेंथ अगर मुझे बतानी है तो मैं क्या करूंगी, मैं देखूंगी कि हर एक क्लास में फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 12 कितने स्टूडेंट्स हैं, ओके, जो सारे सेक्शंस हैं उनमें कितने स्टूडेंट्स हैं, तो उस बेसिस पर मैं बता सकती हूँ कि ऑन एन एवरेज एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब मुझे ये पहले से प्री डिटरमिन्ड है कि मैं इस पर्पस से जो हूँ फाइंड आउट कर रही हूँ, लेकिन मान लो कि मेरा कोई प्री डिटरमिन्ड पर्पस मैंने नहीं बताया और मैं सिर्फ जो है कलेक्शन कर रही हूँ डेटा का, तो अब बात वही आती है कि आप किस बेसिस पर कलेक्शन करोगे। अगर मेरे पास में जो स्टडी के लिए जो मेरे पास में मैटर है वो मान लो स्कूल है, ठीक है, तो वो स्कूल में मैं डिफरेंट वे में क्या कर सकती हूँ, मैं डिफरेंट वे में डिफरेंट चीजों की स्टडी कर सकती हूँ। तो अब अगर मेरा कोई प्री डिटरमिन्ड पर्पस नहीं होगा तो मैं किस चीज के लिए स्टडी कर रही हूँ, किस चीज के लिए इन्वेस्टिगेशन करूंगी, वो चीज पॉसिबल नहीं होगी फाइंड आउट करना। क्या मुझे हाइट फाइंड आउट करनी है, क्या मुझे वेट फाइंड आउट करना है, क्या मुझे स्पोर्ट्स एनरोलमेंट फाइंड आउट करना है, क्या मुझे ये देखना है कि कितने टीचर्स हैं, मतलब कितने टीचर पर स्टूडेंट हो जाते होंगे ऑन एन एवरेज, ओके, या फिर आई कैन से कि पर टीचर कितने स्टूडेंट होते होंगे, ठीक है, और कितनी क्लासेस हैं, तो किस चीज के लिए मैं स्टडी कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं देखूंगी ना आगे का। तो इसलिए प्री डिटरमिन्ड पर्पस होना जरूरी है। अगर कोई पर्पस हमने डिटरमाइन नहीं किया और हम स्टडी अगर किए जा रहे हैं तो वो स्टडी किसी काम की नहीं होती है, बिकॉज हो सकता है कि आपका पर्पस आप बाद में कुछ और बताओ, आप स्टडी किसी और चीज की कराओ, तो वो बिल्कुल भी क्या हो गया, मैच नहीं होगा, और साथ ही साथ में वो एक वेस्टेज ऑफ टाइम हो गया और कोई काम का भी नहीं रहा, ठीक है। तो इसलिए जो है प्री डिटरमिन्ड पर्पस होना जरूरी है। सो डेटा कलेक्टेड इन एन अनसिस्टमैटिक मैनर and without complete awareness of the purpose will be confusing and cannot be made on the basis of valid conclusions, ठीक है। जो डेटा कलेक्ट करोगे आप अनसिस्टमैटिक मैनर में और बिना किसी अवेयरनेस के, वो कैसा होगा, वो कंफ्यूजिंग होगा और वो एक वैलिड कंक्लूजन्स तक नहीं पहुंचा सकता हमें, या हम वैलिड कंक्लूजन्स का बेसिस उसे नहीं बोल पाएंगे, ओके। तो आई होप सो कि ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। एक सिस्टमैटिक मैनर में हमें जो है स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करना होता है, मतलब कि जो डेटा का कलेक्शन कर रहे हैं वो एक सिस्टमैटिकल मैनर में होना चाहिए, ऐसा नहीं कहीं से भी कुछ भी चल रहा है, ठीक है। तो उसमें जो है एक सिस्टम के थ्रू चलना जरूरी है। सो फॉर एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी ऑफ डेटा द फिगर्स शुड बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। If the figures are collected in haphazard manner, the reliability of such data will deteriorate, ठीक है। एक अगर हम किसी भी मैनर में, मतलब कि एक सिस्टम से चलो, अगर आप ऐसे चलोगे
तो जो है इधर उधर चीजें होगी उस पर हम रिलाई नहीं कर सकते, उतनी एक्यूरेसी नहीं रहेगी और वो डेटा उतना सही भी नहीं रहेगा। तो अगर हमें जो है प्रॉपर डेटा का कलेक्शन करना है तो उसे सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट करना भी क्या है, कंपलसरी है, जरूरी है। ओके, फिर स्टैटिस्टिक्स शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर का मतलब क्या हो गया, ये वही हो गया कंपैरिजन वाला, मतलब कि जो डेटा आपने कलेक्ट किया है वो कंपेरेबल होना चाहिए, उसे हम जो है किसी और के साथ में क्या कर सके, कंपेयर कर सके, ये चीज उसमें होनी चाहिए। ठीक है, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इज जनरली डन विद द मोटिव टू कंपेयर। ठीक है, किस मोटिव से ये किया जाता है, टू कंपेयर। If the figures collected are not comparable, then they lose a large part of their significance. ठीक है, GDP of USA is XYZ and GDP of India is XYZ. ये क्या हो रहा है, ये कंपैरिजन हम कर सकेंगे। ठीक है, तो अगर मुझे कोई भी मैं डेटा कलेक्ट कर रही हूँ तो उसके लिए कंपैरिजन जरूरी है, बिकॉज स्टूडेंट्स जब तक हम किसी भी चीज को कंपेयर नहीं करेंगे वो कैसे बताएंगे कि हाँ हम कितने सही जा रहे हैं, कितने गलत जा रहे हैं, क्या चीज कैसे है। अब जैसे कि मैं बोल दूं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 30% है, ठीक है, मान लो मैंने ये बोला, अब मैंने सिर्फ इतना बोल दिया कि 30% है, हमें ना तो प्रीवियस ईयर्स का कुछ पता है ना ही कुछ भी इंफॉर्मेशन है इसके अलावा। ठीक है, तो क्या ये डेटा किसी काम का है, नहीं है, बस इसने तो बता दिया कि 30%। अब क्या करना हमें, 30% है तो। लेकिन अगर मैं बोलूं कि प्रीवियस ईयर में जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो था 20% और इस ईयर 30% हो गया, तो इट मींस कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है ना। तो अब अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ा है, गवर्नमेंट जो है फिर उस पर क्या लेंगी, कुछ एक्शंस लेंगी, कुछ चीजें लेकर आएंगी, कुछ वर्क लेकर आएंगे ताकि ये अनएम्प्लॉयमेंट कम हो। ठीक है, तो अल्टीमेटली कंपेरेबल था वो। अगर मेरे पास में प्रीवियस ईयर्स की कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं होती तो वो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 30% है वो भी कोई काम का नहीं होता। ठीक है, 30% है, अब उसका क्या करना, हमें इसे कम करना है कि नहीं करना है हमें नहीं पता है, तो वो एक बिल्कुल जो है आपका थोड़ा सा वेग हो जाता है और ऐसा हो जाता है कि अगर आप कंपेयर नहीं कर रहे हो इट मींस कि आप जो है किसी भी रिलायबल आंसर तक नहीं पहुंच रहे हो। ठीक है, सो फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन इट इज नेसेसरी दैट द डेटा मस्ट बी होमोजीनियस। जब हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं तो क्या जरूरी है स्टूडेंट्स, डेटा का होमोजीनियस होना जरूरी है, मतलब कि सेम होना जरूरी है, सेम जो मेजर्स है या सेम वे में जो है कलेक्शन होना जरूरी है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ 30% है क्या आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो, ठीक है, तो जो मैं प्रीवियस ईयर का बोल रही हूँ वो भी परसेंटेजेस में ही होना चाहिए। अगर वो किसी नंबर्स के टर्म्स में होगा तो फिर वो क्या हो गया, होमोजीनियस नहीं रहा। अगर मैं उस नंबर को, अगर उसमें टर्म को, जैसे कि मान लो मैंने बोल दिया 1000 पीपल, तो अगर मैं उस 1000 को परसेंटेज में चेंज ना कर पाऊं या फिर मैं इस 30% को ऐसे कोई एग्जैक्ट नंबर में चेंज ना कर पाऊं तो ये दोनों कंपेयर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे हाइट का क्या करना है, कंपैरिजन करना है, तो मैं हाइट का एक पर्सन की हाइट का दूसरी पर्सन की हाइट से ही कंपैरिजन करूंगी, ऐसा तो नहीं करूंगी कि एक की हाइट ले ली एक का वेट ले लिया। तो ये जो है आपके जो कंपैरिजन है वो किस में होता है, होमोजीनियस में होता है, हाइट टू हाइट, वेट टू वेट, इस वे में। ठीक है, तो कंपैरिजन के लिए जो डेटा है दैट मस्ट बी होमोजीनियस। ओके, सो आई होप सो कि ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर होगा, दैट इज स्टैटिस्टिक्स शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। ओके, फिर ये जो सारी हम लोगों ने अभी तक पढ़ी स्टूडेंट्स, ठीक है, वो क्या थी, वो थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स अंडर प्लूरल सेंस। ठीक है, अगर हम प्लूरल सेंस के अंदर बात कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स की तो वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें प्रेजेंट होना क्या है, जरूरी है। ओके, आई होप सो कि वो चीजें आप लोगों को क्लियर होगी। अगर किसी डेटा में वो सारी चीजें हमें दिख रही है तो फिर हम उसे क्या बोल सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हमारे सेकेंड वाले कंसेप्ट पे, दैट इज स्टैटिस्टिक्स एज अ मेथड, जो कि क्या, जैसे कि हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर सेंस। ठीक है, अब एज अ मेथड का मतलब क्या है कि आपकी जो सारी मेथड्स है वो कंप्लीट होती है इसमें, मतलब कि आपका जो प्रॉपर कलेक्शन से लेकर इंटरप्रिटेशन तक की सारी चीजें हमें पता होती है, तो वो भी क्या कहलाती है, स्टैटिस्टिक्स कहलाई जाती है। ठीक है, तो क्या क्या डिफरेंट मेथड्स होते हैं वो एक बार हम देखें।
तो स्टैटिस्टिक्स इन अ सिंगुलर सेंस में बी डिफाइंड एज द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये चीज पता होना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस किस वे में हम बोल रहे हैं, तो वो है स्टैटिस्टिक्स एज अ मेथड, ठीक है। ये भी आपके एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। प्लूरल सेंस में हम क्या बोल रहे हैं, तो वो है एक न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है। तो अगर ऐसा मतलब कि आप लोगों के एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि स्टैटिस्टिक्स एज अ मेथड आप कौन से सेंस में बात करते हो, या फिर न्यूमेरिकल डेटा कौन से सेंस में कहा जाता है स्टैटिस्टिक्स को, या फिर ये बोला जा सकता है कि सिंगुलर सेंस के अंडर स्टैटिस्टिक्स को हम क्या बोलते हैं या किस वे में समझते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए किस वे में हम इसे समझते हैं, स्टैटिस्टिक्स एज अ मेथड के वे में, राइट। तो स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ये सारे जो हमारे पॉइंट्स हैं, ये जो सारे ही हमारे टर्म्स हैं या मेथड्स हैं, ये हम लोग आने वाले अपने चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, राइट। हर एक जो ये मेथड है इसे हम सेपरेटली एक एक चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे ये सारी चीजें की जाती है। सबसे पहले स्टार्ट होता है विद कलेक्शन ऑफ डेटा। सबसे पहले जो है डेटा कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन को हम लोग लेकर आएंगे। अब वो जो है रॉ फॉर्म में आती है, तो उस रॉ फॉर्म मतलब कि रॉ क्या हो गया, अनअरेंज्ड या अनसिस्टमैटिक फॉर्म में आती है, ठीक है। तो ये जो रॉ फॉर्म में हमने कलेक्ट किया है, फिर उसकी होती है ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि प्रॉपर जो है हम लोग उसे ऑर्गेनाइज करते हैं कैटेगरी वाइज जो है, ठीक है। फिर उस ऑर्गेनाइज्ड डेटा को क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। प्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डायग्राम्स, डिफरेंट टेबल्स। इस फॉर्म में जो है उसे प्रेजेंट किया जाता है, मतलब कि कुछ ऐसे डेटा में लाया जाता है जो कि हम लोग पढ़ के समझ सके। जब कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, जब डेटा कलेक्ट किया जाता है, तो उस टाइम पर जो डेटा आता है वो हमारी थोड़ी समझ के बाहर होगा जब तक उसे अरेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो फिर जब प्रेजेंटेशन में क्या होगा कि उसका प्रॉपर इस वे में प्रेजेंट किया जाएगा कि हम लोग भी उसे क्या कर सके, समझ सके। फिर आता है एनालिसिस ऑफ डेटा, उसे एनालाइज किया जाएगा, ठीक है, कि कितना जो है डेटा में से जो है एनालिसिस लेकर आएंगे कि ये डेटा आपको क्या बोलना चाहता है, ओके। जैसे कि हमारे जो एवरेजेस हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है एनालिसिस में आएगा। और फिर आएगा आपका क्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। इंटरप्रिटेशन लास्ट स्टेज, जिसमें कि एक जो पर्सन है, जो लेमैन है, वो लोग इंटरप्रेट करते हैं, जिसके लिए भी वो डेटा कलेक्ट किया गया है, वो उसमें से इंटरप्रिटेशन निकालता है कि अच्छा ये जो डेटा है वो हमें ये इंफॉर्मेशन देना चाहता है, ठीक है। तो आई होप सो कि ये जो इसका शॉर्ट जो एक्सप्लेनेशन है इन पांचों ही हमारी स्टेप्स का, यह आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है, कि इसमें होता क्या है। डिटेल में हम अभी नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज डिटेल में हमारे पास में पूरे सेपरेटली बड़े बड़े चैप्टर्स हैं इसके लिए, तो हमें जो है डिटेल में पढ़ने की जरूरत है नहीं अभी, ठीक है। तो आई होप सो कि ये चीज क्लियर हुई कि स्टैटिस्टिक्स एज अ मेथड क्या होता है, या फिर हम जो बोल रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स इन अ सिंगुलर सेंस वो क्या होता है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स को हमने प्लूरल सेंस में भी पढ़ लिया, सिंगुलर सेंस में भी पढ़ लिया है, एंड आई होप सो कि ये आप लोगों को क्लियर भी हो गया है, ओके। फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उस पर आते हैं, दैट इज फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब हम देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस क्या होते हैं, मतलब कि स्टैटिस्टिक्स जो है क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ओके। सबसे पहले आया टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा। जो कॉम्प्लेक्स डेटा होते हैं उन्हें सिंप्लीफाई करना। अब स्टैटिस्टिक्स कैसे कर रहे हैं, देखो स्टैटिस्टिक्स में हम लोगों ने अभी अभी सिंगुलर सेंस में 5 डिफरेंट स्टेप पढ़ के हैं। वो जो पांचों स्टेप्स है ना, वो अल्टीमेटली आपको एट द एंड ऐसा डेटा देती है कि हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ उसे देखकर समझ सके कि क्या बोला जा रहा है, ठीक है। अब जैसे कि सिंपल सी बात है, जब स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, जब डेटा को कलेक्ट किया जाता है तो वो बिल्कुल रॉ फॉर्म में होता है, वो बिल्कुल अनअरेंज्ड या हम बोले कि एक कॉम्प्लेक्स डेटा होता है, ठीक है। अब उस डेटा को जब प्रॉपर ऑर्गेनाइज और प्रेजेंट किया जाता है तो वो सिंपल होता है। जैसे कि सिंपल सी बात समझे हम कि मान लो आपकी जो क्लास है, ठीक है,
आपकी क्लास के स्टूडेंट्स की जो भी हाइट है मैं बिल्कुल हैप्पीजार्ड मैनर में लिख दूं, ठीक है, जैसे कि मैंने लिख दिया 154, 157, 142, 153, ये जो है बिल्कुल हैप्पीजार्ड मैनर में लिख दिया मैंने, बिल्कुल इस वे में लिख दिया है, और भी जो भी नंबर्स हैं उन सबको बिल्कुल भी सिस्टमैटिक मैनर में नहीं लिखा है। तो अब स्टैटिस्टिक्स क्या करेगा, स्टैटिस्टिक्स इन डेटा को, ये जो फैक्ट्स हैं, ठीक है, इन्हें क्या करेगा, सिंप्लीफाई करेगा, इन्हें जो है प्रॉपर अरेंज करेगा ताकि वो आप लोगों के लिए क्या बन सके, सिंप्लीफाई बन सके, ठीक है। ये तो बहुत ही एक नॉर्मल से एग्जाम्पल था, बाकी जब बहुत बड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं ना तो वो समझ नहीं आते कि चल क्या रहा है, ठीक है। अब बहुत बड़े बड़े नंबर्स जो है वो हम लोग समझ नहीं पाते, यूजुअली एक लेमैन नहीं समझ पाता है, तो उसके लिए जो स्टैटिस्टिक्स है वो उस डेटा को सिंप्लीफाई करके बता देता है, ठीक है, कि ऐसा ऐसा है। तो जब सिंप्लीफाइड कोई भी फैक्ट होगा तो हम उसे अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। ये जो डिफरेंट वेरियस मेजर्स होते हैं उन्हीं की हेल्प से स्टैटिस्टिक्स क्या बना देता है, किसी भी पर्टिकुलर डेटा को एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में चेंज कर देता है। ओके, सो स्टैटिस्टिकल मेथड्स ट्राई टू प्रेजेंट द ग्रेट मास ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा इनटू सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, ठीक है। जो ग्रेट मास है, जो बहुत ही बड़े बड़े जो डेटा है, कॉम्प्लेक्स डेटा है, उनको क्या कर देना, सिंपल और एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में चेंज कर देना, ये काम है किसका, स्टैटिस्टिकल मेथड्स का। स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो अभी पढ़ के आए वो सारे जो मेथड्स हैं वो जब एक साथ में काम करते हैं, स्टेज बाय स्टेज जब वो काम चलता है तो ये जो सारे आपके कॉम्प्लेक्स डेटा हैं वो क्या हो जाते हैं, सिंप्लीफाई हो जाते हैं, बिकॉज जब डेटा कलेक्ट किया जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स ही रहता है, फिर वो धीरे धीरे जो है सिंप्लीफाई होकर एकदम अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में हमारे पास मिलता है या हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो आई होप सो कि ये जो फर्स्ट वाला फंक्शन है क्लियर होगा। सेकेंड पर आते हैं, टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन डेफिनेट फॉर्म, ठीक है, फैक्ट्स को डेफिनेट फॉर्म में, एक रिलायबल फॉर्म में क्या बनाना, ठीक है, डेफिनेट फॉर्म में एक जो है प्रॉपर आपको किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म में दे दे कि हाँ देखो इतना इतना है, एक पर्टिकुलर पूरा अच्छे से डिफाइन करके बताया कि ये पर्टिकुलर चीजें हैं। तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या करता है, डेफिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करता है, डेफिनेट फॉर्म में प्रेजेंट करता है जो सारे आपके फैक्ट्स होते हैं उन्हें। So quantitative facts can easily be believed and trusted in comparison to abstract and qualitative facts, ठीक है। क्वालिटेटिव फैक्ट से ज्यादा अच्छे से कौन सी चीजों को हम जो है बिलीव करते हैं, जो क्वांटिटेटिव फैक्ट्स होते हैं। मैंने बोला कि यूएस का जो जीडीपी है वो इंडिया से ज्यादा है, अब ऐसा कैसे बोल दिया, इस चीज को मानने के लिए हमारे पास में क्या होने चाहिए, कुछ फैक्ट्स होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, मैं नंबर्स के थ्रू बताऊंगी कि यूएस का जो जीडीपी है वो इतना है, इंडिया का जीडीपी इतना है। तो अब हम बोल सकते हैं कि हाँ अब ठीक है, अब हम जो है इस चीज को मान सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका स्टैटिस्टिक्स है वो डेफिनेट फॉर्म में देता है, जो क्वांटिटेटिव फैक्ट्स होते हैं, जो फिगर्स होते हैं, उन पर हम इजीली बिलीव करते हैं या ज्यादा अच्छे से बिलीव करते हैं एज कंपेयर टू क्वालिटेटिव फैक्ट्स, ठीक है। Statistics summarizes the generalized facts and present them in a definite form, ठीक है। जो generalized facts है, एक जो जनरल चीज है कि हम मानते ही हैं कि यूएस का जीडीपी ज्यादा है, तो उस चीज को प्रॉपर फैक्ट्स के साथ में, फिगर्स के साथ में कौन एक्सप्लेन करेगा, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। वो बताएगा कि देखो ऐसा ऐसा है इसलिए हम बोल रहे हैं कि ऐसा है। ओके, तो आई होप सो कि ये वाला जो हमारा पॉइंट है ये भी आप लोगों को क्लियर होगा, दैट इज टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन डेफिनेट फॉर्म, ठीक है। फिर आता है टू मेक कंपैरिजन ऑफ फैक्ट्स। जैसे कि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा स्टूडेंट्स प्लूरल सेंस में कि स्टैटिस्टिक्स वो होता है जो कि कंपेयर हो सकता है, तो कंपेयर करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो जो आपका स्टैटिस्टिक्स है वो आपको किस चीज में हेल्प करता है, वो हेल्प करता है टू कंपेयर दी फैक्ट्स, ठीक है। जो डिफरेंट फैक्ट्स है उन्हें क्या करना है, कंपेयर करना है, उनमें कंपैरिजन कर पाना। जब हम किसी चीज को कंपेयर करते हैं तो हम उस चीज को ज्यादा अच्छे से समझते हैं, राइट। अब कंपैरिजन कैसे होगा, जब कोई भी चीज नंबर्स में डिफाइन होगी तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे कि हाँ ये चीज में ये है, इसमें ये है, तो वो कंपैरिजन तभी पॉसिबल हो पाएगा, राइट। तो comparison is one of the main functions of statistics as the absolute figures convey a less concrete meaning, ठीक है।
जो एब्सोल्यूट फिगर्स हैं वो इतना मीनिंग जो है वो नहीं देते जितना उसका कंपैरिजन के बाद में हमें देखने को मिलता है, राइट। जैसे कि मैं बोल दूं कि इंडिया का जीडीपी XYZ है, तो वो इतना हमें नहीं समझ में आएगा या इतना हम उसे नहीं उससे कोई भी जो कंक्लूजन है वो इन्फर कर पाएंगे जब वो कंपेयर होगा, ठीक है। मान लो उसे हम जो है दूसरी कंट्रीज से कंपेयर कर रहे हैं, मान लो कि हम जो है प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में इंडिया का इतना जीडीपी था, इस ईयर में इतना है, तो वो कहीं ना कहीं कंपैरिजन जब आएगा तभी हम उस चीज को समझेंगे कि क्या चल रहा है, राइट। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ ऐसे कंक्रीट में दे दिया जाए तो वो उससे हम इतना सही और इतने जो है कंक्लूजन्स नहीं ड्रॉ करते हैं, ओके। For comparison, various statistical methods like averages, rates, percentages, ratios, etc. are used, ठीक है। कंपैरिजन के लिए डिफरेंट चीजें यूज की जाती है, जैसे कि आप आगे पढ़ोगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, ये सब कुछ जब हम पढ़ते हैं तो वो किस चीज में हमें हेल्प करते हैं, कंपैरिजन में। वो जो है हमें डिफरेंट चीजें डिफरेंट वे में बताते हैं, तो वो उससे जो है कंपैरिजन पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। तो कंपैरिजन के लिए डिफरेंट चीजें यूज की जाती हैं जिसके थ्रू हम किसी भी दो या दो से ज्यादा डेटास को क्या कर पाए, कंपेयर कर पाए, ठीक है। तो आई होप सो कि ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर है, दैट इज टू मेक कंपैरिजन ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। फिर आता है टू फैसिलिटेट प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन, ठीक है। जो आपका स्टैटिस्टिक्स है वो प्लानिंग में भी हेल्प कर रहा है और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प कर रहा है। कैसे कर रहा है, देखो, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा एंड देयर एनालिसिस बिजनेसमैन एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स कैन प्लान फ्यूचर एक्टिविटीज एंड शेप देयर पॉलिसीज, ठीक है। जो नंबर्स हैं उनके थ्रू जो भी बिजनेसमैन है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो अपने फ्यूचर एक्टिविटीज उन्हें क्या करनी है वो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पता चला कि अच्छा किसी चीज की जो है डिमांड इतनी है या कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी जिसकी इन फ्यूचर इतनी डिमांड हो सकती है, ये सब कुछ रिसर्च किया गया, उसके बाद में फाइंड आउट किया गया। तो अब एक जो बिजनेसमैन है, एक जो भी हमारे बिग इंडस्ट्रीज हैं, वो क्या सोचेंगे कि हम उस वे में अपना कुछ प्रोडक्शन करें, ठीक है। गवर्नमेंट को दिख रहा है कि एम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया है, या वो देख रही है कि लोगों के पास में पावर्टी ज्यादा देखने को मिल रही है, मनी नहीं है लोगों के पास में, तो वो उस वे में वर्क करेगी, अपनी फ्यूचर की एक्टिविटीज उस वे में जो है प्लान करेंगी, ठीक है। तो मतलब कि जो आपका स्टैटिस्टिक्स है वो और फर्दर प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी हेल्प करता है, ओके। तो आई होप सो कि ये वाला जो हमारा फंक्शन है ये भी क्लियर होगा और अभी तक जितने फंक्शंस पढ़े वो भी क्लियर हो गए होंगे आप लोग। टू हेल्प इन फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है कि हम जो है फ्यूचर का अभी से कुछ देख रहे हैं, मतलब कि देख कैसे रहे हैं, हमारे जो भी प्रीवियस ईयर्स के डेटा हैं, जो भी करेंट डेटा चल रहे हैं, उन सब के बेसिस पर हम फ्यूचर के ट्रेंड्स बताते हैं कि अच्छा ऐसा हो सकता है फ्यूचर में, ठीक है। वो होता है फोरकास्टिंग। तो फोरकास्टिंग में स्टैटिस्टिक्स ही हेल्प करने वाला है, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ही हमारे पास में सारे डेटाज हम लोग कलेक्ट करते हैं, सारे डिफरेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं एंड फर्दर उसे यूज करते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो स्टैटिस्टिक्स है वही हमें हेल्प करेगा फॉर फोरकास्टिंग, ठीक है। सो एज बिजनेस इज फुल ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज, करेक्ट फोरकास्टिंग इज एसेंशियल टू रिड्यूस दी अनसर्टेनिटीज ऑफ बिजनेस, ठीक है। करेक्ट फोरकास्टिंग जरूरी हो जाती है कि अच्छा इन फ्यूचर किस चीज की डिमांड होगी, इन फ्यूचर क्या प्राइजेस हो सकते हैं, इन फ्यूचर क्या होगा, ये सब कुछ जो है फोरकास्टिंग जरूरी हो जाती है। स्टैटिस्टिकल टूल्स लाइक interpolation, time series analysis etc. helps in making projections for future, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने जो है वेदर फोरकास्टिंग वगैरह भी देखी है, राइट। मतलब सुनिए कि अच्छा वेदर ऐसा होगा या ऐसा हो सकता है, तो वो सब कुछ जो है वो ऐसे ही होता है, ओके। डेटा को कलेक्ट किया जाएगा, फिर उसके बेसिस पर बताया जाएगा कि ऐसा ऐसा हो सकता है, ठीक है। बाकी उसमें जो एक साइंटिफिक टेक्निक लगती है वो एक अलग चीज हो गई, लेकिन हम स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसे ऐसा बता सकते हैं, ठीक। तो आई होप सो कि ये जो है टू हेल्प इन फोरकास्टिंग ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया है। फिर फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है। हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना और उसे टेस्ट करना। हाइपोथेसिस क्या होता है, कोई एक फेक सिनेरियो, मतलब कि एक कुछ इमेजिनरी सिचुएशन कि ये चीज है, तो उसे टेस्ट करना कि क्या ये सही हो सकती है, और उसे एक जो है फॉर्मुलेट करना कि अच्छा हम जो है कुछ एक इमेजिनरी सिचुएशन बना रहे हैं, इमेजिनरी चीज बना रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो वो होता है हाइपोथेसिस। तो स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन फॉर्मुलेटिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस, ठीक है।
फिर टू एनलार्ज इंडिविजुअल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, इंडिविजुअल नॉलेज और एक्सपीरियंस को एनलार्ज करने में भी स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है। अब कैसे, हम कोई रिसर्च करेंगे तो हम जो है उस चीज़ को स्टडी करेंगे प्रॉपरली, उसकी जो नॉलेज है वो गेन करेंगे। और जब कोई भी काइंड ऑफ रिसर्च होता है तो ऐसा नहीं है कि आप जिस डेटा के रिसर्च कर रहे हो, जिस इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ आप उसी के लिए क्या कर रहे हो, आप उसी के लिए जो है कोई भी चीज़ फाइंड आउट, कोई भी जो है डेटा या कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, उसके साथ साथ में स्टूडेंट्स आपको बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी पता चलती है कि अच्छा ऐसा है या ऐसा है ऐसा है। तो उस वे में जो है एक पर्सन की जो नॉलेज है, एक पर्सन का जो एनहांसमेंट है वो भी होता है। ठीक है, तो ये जो स्टैटिस्टिक्स है वो किस चीज़ में हेल्प करता है, वो हेल्प करता है टू एनलार्ज इंडिविजुअल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, सो स्टैटिस्टिक्स अनेबल पीपल टू एनलार्ज देयर होरिजन, इट शार्पन्स द फैकल्टी ऑफ रैशनल थिंकिंग एंड रीजनिंग एंड इज हेल्पफुल इन प्रोपाउंडिंग न्यू थ्योरीज एंड कंसेप्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो मैं जो हूँ, ये जो हमारा वीडियो है ये एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, तो आई होप सो कि आप लोग भी इसे एज एन रिवीजन ही ले रहे होंगे। अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लग रहा हो कि मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ, मुझे थोड़ा और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, तो आपको करना कुछ नहीं है, एक सिंपल सा चीज़ करनी है जो मैंने ऑलरेडी एक एक टॉपिक वाइज जो है एक एक वीडियो बनाया, जो एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। आप उसकी हेल्प लें, आप डिटेल में सब कुछ पढ़ें और फिर इस वीडियो की हेल्प लें फॉर रिवाइजिंग। ठीक है, तो इस वे में आपका जो पूरा चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो कि ये चीज़ भी आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। और ये जो हमारे फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं स्टूडेंट्स, ये सारे जो फंक्शंस थे आई होप सो कि क्लियर हो गए होंगे। फंक्शंस मतलब कि क्या, कि कहाँ कहाँ पर जो है स्टैटिस्टिक्स फंक्शन कर रहा है, हेल्प कर रहा है। ठीक है, अब हम देखें कुछ क्या इंपॉर्टेंस, कि स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है। ओके, जैसे कि अभी हम लोगों ने फंक्शंस पढ़े तो उसमें से समझ में आ ही गया कि यहाँ पर जो है स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है इन चीजों में। लेकिन अगर प्रिसाइजली हमें उसके इंपॉर्टेंस बताने हो तो हमने जो है स्टैटिस्टिक्स के इंपॉर्टेंस हम डिफरेंट एस्पेक्ट से बताएंगे। जैसे कि गवर्नमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसमें गवर्नमेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स, कोई बिजनेस यूनिट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इसे जो है हम डिफरेंट फेजेस में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू गवर्नमेंट। देखो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट जो है डिफरेंट पॉलिसीज फ्रेम करती है, डिफरेंट जो है स्कीम्स लेकर आती है। कभी वो सब्सिडीज देने लगती है, तो कभी जो है वो प्राइजेस चेंज करने पे आती है, कभी जो है वो अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाती है, वो जो पूरा बजटिंग सिस्टम लाती है। ये सब कुछ किसके बेसिस पर है, ये सब कुछ स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पर है। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करती है, जो डेटा है वो कलेक्ट करती है डिफरेंट चीजों पे, जो डिफरेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करने के लिए फिर गवर्नमेंट क्या लेगी, स्टेप्स लेगी। जैसे कि मान लो कि गवर्नमेंट को पता चला है कि पॉवर्टी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, तो उसके लिए प्रॉपर जहां पर जरूरत है वहां पर सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगी गवर्नमेंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगी। तो ये डिसीजन कैसे लिए जाएंगे, ये डिसीजन तभी लिए जा सकते हैं जब एक प्रॉपर जो है पूरा एनालिसिस हो, एक जो है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो कि हाँ जो पूरा मार्केट है, जो पूरी इकोनॉमी है वो इस वे में फंक्शन कर रही है, इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। तो जब रिसर्च होगा स्टूडेंट्स, जब पूरा डेटा समझा जाएगा तभी ये चीजें हो सकेंगी। ठीक है, पॉसिबल तभी हो पाएंगी। तो इसके लिए जो है स्टैटिस्टिक्स का होना जरूरी है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स गवर्नमेंट के लिए ये इस वे में वर्क करती है ताकि गवर्नमेंट जो है सही वे में फंक्शन कर सके, गवर्नमेंट जो है वो सही वे में रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस बना सके, ताकि ये जो इकोनॉमी है उसका प्रॉपर जो है एनहांसमेंट और प्रॉपर ग्रोथ हो सके। ठीक है, सो गवर्नमेंट कलेक्ट्स द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर वेरियस पर्पसेस। द रोल ऑफ गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड एंड रिक्वायर्स मच ग्रेटर इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स टू फुलफिल द वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स इन एडिशन टू द एफिशिएंट रनिंग ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जो उनका वेलफेयर ऑब्जेक्टिव है, वेलफेयर ऑब्जेक्टिव इज व्हाट, यही वेलफेयर की हाँ देखना कि भाई कोई भी जो है किसी के लिए भी कोई भी चीज ड्रॉबैक में ना जारी हो, जिन्हें जरूरत है उनके लिए प्रॉपर स्कीम्स लाना, उनके लिए प्रॉपर पॉलिसीज फ्रेम करना, सिर्फ रिच ना हो रहा हो, पुअर ना हो रहा हो, ये वाला सिनेरियो ना हो, पूरा एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो, ये सब कुछ आएंगे आपके वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स में गवर्नमेंट के। तो गवर्नमेंट को इन सारे ऑब्जेक्टिव्स के लिए डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स की जरूरत
जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये सब कुछ किस में आएंगे, मतलब कि ये सब कुछ क्या बनते हैं, ये सब कुछ बनते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो मतलब गवर्नमेंट के लिए यहाँ पर कुछ जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है। Popular statistical methods such as time series analysis, index numbers, forecasting and demand analysis are extensively used in formulating economic policies, ठीक है। जो पॉपुलर स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं वो कुछ ये दिए गए हैं कि ये सारे मेथड्स को यूज किया जाता है टू फॉर्मुलेट इकोनॉमिक पॉलिसीज। इनके बस स्टूडेंट्स आप लोगों को थोड़ा सा जो है नेम पता होने चाहिए, मतलब ऐसा पता होना चाहिए आपकी, हाँ ये जो नेम्स हैं ये थोड़े से नोन नेम्स हैं, हाँ ये जो पर्टिकुलर टर्म्स है ये कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स में यूज होते हैं। आप लोगों को एट प्रेजेंट बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है इन्हें, बस इनके बारे में जानने की भी जरूरत नहीं है, बस पता है कि हाँ ये टूल्स होते हैं, उतना ही काफी है फॉर नाउ। जब आप और आगे पढ़ोगे, थोड़े हाई लेवल पर पढ़ोगे, तो हर एक चीज को आपको डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा वो तो, ठीक है। So in a democratic country like India, various political groups are also guided by the statistical analysis regarding their popularity in the masses, ठीक है। एक जो डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे कि इंडिया है, तो यहाँ पर जो है जो वेरियस पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं स्टूडेंट्स, वो भी किस वे से गाइडेड है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बेसिस पर, ठीक है। मतलब कि पूरा जो है एक प्रॉपर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ज्यादा जरूरी हो जाता है। किसी भी पर्टिकुलर पॉलिसी को फ्रेम करने से पहले फिगर्स देखे जाएंगे, नंबर्स देखे जाएंगे कि क्या चीज कैसी है और क्यों ये जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए जो है स्टैटिस्टिक्स है वो क्या है, जरूरी है, और ये एक इसका इंपॉर्टेंस बनता है कि गवर्नमेंट के लिए स्टैटिस्टिक्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हर एक छोटी से छोटी पॉलिसी को फ्रेम करने के लिए, हर एक छोटी से छोटी जो है स्कीम या कोई भी वेलफेयर प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए गवर्नमेंट को स्टैटिस्टिकल डेटा की नीड होती है। ओके तो आई होप सो कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर गवर्नमेंट जो है यह आप लोगों को क्लियर होगा। फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में क्यों जरूरी है स्टैटिस्टिक्स? फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉस। देखो आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, बजट लाइन, इंडिफरेंस कर्व, और भी चीजें, राइट, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, और भी जो भी चीजें होती हैं वो सब कुछ पढ़ा है आप लोगों ने। ये सब कुछ कैसे बनाया गया, ये कैसे फ्रेम किया गया? दिस इज बिकॉज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। पहले जो है ऐसी जो जिस भी इकोनॉमिस्ट ने ये लॉज वगैरह दिए, उन्होंने ऐसे तो नहीं है कि अपने मन से दे दिए कि हाँ ऐसा होता है, एक जनरल सेंस में बोल रहा है कि ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। उन्होंने जो है प्रॉपर एनालिसिस करा, प्रॉपर जो है हर एक चीज को स्टडी की, प्रॉपर रिसर्च की, हर एक कंज्यूमर, हर एक प्रोड्यूसर का जो बिहेवियर होता है उसे समझा, तब जाकर ये जो थ्योरीज ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या कंज्यूमर बिहेवियर है, थ्योरीज ऑफ प्रोड्यूसर्स बिहेवियर है, ये बनाई गई, ठीक है। तो ये जो वेरियस लॉज हैं स्टूडेंट्स, इनको बनाने के लिए भी किस चीज की जरूरत है? स्टैटिस्टिक्स की जरूरत है। पर्टिकुलर हर एक चीज को प्रॉपरली स्टडी करना, नंबर्स के साथ में जो है उसे प्रॉपरली बताना कि हाँ ये चीज ऐसी सही है, ठीक है, कि जब प्राइस बढ़ता है तब डिमांड कम होती है। ये चीज को प्रॉपरली हमने हर एक डेटा कलेक्ट किया, इतने लोगों से हम लोगों ने पूछा है, तो उन लोगों ने ये चीजें हमें बताई है। तो ये सब कुछ जो है ये स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ही हुआ है। मतलब कि जो ये फेमस हमारे इकोनॉमिक लॉज है ये अल्टीमेटली बने किससे? स्टैटिस्टिक्स से ही बने, जो कि इकोनॉमिक्स का एक क्या है, सब्जेक्ट मैटर ही होता है, राइट। So the famous law of demand and the concept of elasticity of demand have been developed by the inductive methods of generalization, which is also based on statistical principles, ठीक है। elasticity of demand, elasticity of supply, ये सब कुछ जो है स्टूडेंट्स इन्हीं से, मतलब कि स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ही फॉर्मुलेट हुए हैं, ओके। फिर हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कुछ जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, राइट, मतलब कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती है? वो प्रॉब्लम्स जो कि पूरी इकोनॉमी में हमें देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक आधा पर्सन में दिख रही है, पूरी इकोनॉमी पर उसका जो है इफेक्ट है। तो प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्पैरिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट्स, इसे समझने में स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है। बहुत लोग अनएम्प्लॉयड हैं, कैसे पता चलेगा अनएम्प्लॉयड है? जब तक हम रिसर्च नहीं करेंगे हमें नहीं पता चलेगा।
चलेगा, जब तक हम कोई स्टडी अंडरटेक नहीं करेंगे हमें नहीं पता चलेगा। तो डेटा कलेक्ट किया गया, फिर उसके बाद में देखा गया कि हाँ एक्चुअल में जो है ये हमें देखने को मिला कि अनएम्प्लॉयमेंट है। अब अनएम्प्लॉयमेंट से जो है पॉवर्टी बढ़ रही है, तो वो चीज भी वैसे लिंक हुई, राइट। तो ये जो वेरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है ये हमें कहाँ से पता चलेंगी कि ये जनरेट हो रही है, कहाँ से पता चलेंगी, ये पता चलेंगी विद द हेल्प ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। और ये सब कुछ जो है स्टूडेंट्स, ये अल्टीमेटली ये जो प्रॉब्लम्स है इनको सॉल्व करने के लिए पॉलिसीज फिर ही बनाई जा सकती है ना। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज का फॉर्मेशन करने के लिए या फॉर्मुलेशन करने के लिए हमें जो है हर एक प्रॉब्लम को पढ़ना जरूरी है। तो इसके लिए स्टैटिस्टिक्स हेल्पफुल है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमें ये डिफरेंट जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है वो वहां तक पहुंचाती भी है, समझाती है कि हाँ ये प्रॉब्लम अराइज हो चुकी है और उसे कैसे सॉल्व करना है वो भी बताती है। और फिर जो भी हमारी जो भी पर्टिकुलर मेजर्स लिए गए हैं वो इफेक्टफुल रहे या नहीं रहे, ये भी हम स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ही पता चलेगा। कैसे वो इफेक्टफुल रहे या नहीं रहे, ये सिंपल कैसे समझ में आएगा, जब आपके पास में वापस कोई डेटा आएगा कि हाँ अब जो है इतनी पॉवर्टी या इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, तो फिर आप कंपेयर करके देख पाओगे कि हाँ एक्चुअल में जो भी आपने पॉलिसीज फ्रेम की थी वो यूजफुल थी या नहीं थी, ठीक है। तो आई होप सो कि ये चीज जो ये हमारा पॉइंट है या ये जो हमारा इंपॉर्टेंस है ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया है। फिर स्टडी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, जो डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली, ये जो सारे मार्केट स्ट्रक्चर है उनकी स्टडी करना, कैसे एक मार्केट वर्क कर रहा है उसकी स्टडी करना, कौन सी पर्टिकुलर गुड का कैसा मार्केट है, क्या वो मोनोपोली है, वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर आ रहा है, क्या है वो, तो उस वे में फाइंड आउट करना। ये सब कुछ जो है ये तभी पॉसिबल होगा जब हम लोग जो है मास में डेटा कलेक्ट करेंगे, उसे जो है एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, है ना। तो उसके लिए क्या जरूरी है, स्टैटिस्टिक्स जरूरी है। स्टैटिस्टिक्स ही है जो ये सारी चीजें क्या करने वाला है, पढ़ने वाला है, right? So study of perfect competition, oligopoly, monopoly, etc. requires statistical comparison of market prices, cost and profits of individual firms, ठीक है। क्या रिक्वायर कर रहा है, अगर इन सब की स्टडी करना है तो उसके लिए प्रॉपर मार्केट प्राइसेस के क्या होंगे, कंपैरिजन, कॉस्ट के, प्रॉफिट के, इन सब के कंपैरिजन के थ्रू ही हम जो है डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर को स्टडी कर पाएंगे। ओके तो ये भी आपको किस में हेल्प कर रहा है, ये मतलब कि ये भी क्या बन रहा है, ये भी बन रहा है या वन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। फिर हेल्प्स इन स्टैब्लिशिंग मैथमेटिकल रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन स्टैब्लिश करता है। डिफरेंट जो हमारे इकोनॉमिक टर्म्स हैं, जो हमारे डिफरेंट इकोनॉमिक कंसेप्ट्स हैं, उनमें क्या कर रहा है, उनमें कोई मैथमेटिकल रिलेशन स्टैब्लिश करता है स्टैटिस्टिक्स, लाइक प्राइस एंड डिमांड, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वो क्या बताती है, प्राइस और डिमांड के बीच का जो रिलेशनशिप है, जो रिस्पॉन्सिवनेस है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है, प्राइस और डिमांड के बीच का जो रिलेशनशिप है। तो ये अल्टीमेटली हुआ कैसे, ये किसके वजह से हुआ, तो दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो ये जो है मैथमेटिकल रिलेशनशिप स्टैब्लिश भी करता है। सो स्टैटिस्टिकल मेथड्स कैन ऑल्सो बी यूज टू एस्टिमेट मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन वेरियस इकोनॉमिक वेरिएबल्स, ठीक है। तो आई होप सो कि ये भी आप लोगों को क्लियर है। वेरियस जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है, लाइक प्राइस डिमांड मैंने बताया, डिमांड सप्लाई देख लो आप, सप्लाई प्राइस देख लो, तो इस वे में जो है मैथमेटिकल रिलेशन मतलब कि नंबर्स के टर्म में जो है रिलेशनशिप शो कर रहा है, ठीक है। तो आई होप सो कि ये दोनों भी क्लियर है आप लोगों को। फिर यूजफुल टू स्टडी बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक कंसेप्ट, जो डिफरेंट इकोनॉमिक कंसेप्ट है उनके बिहेवियर को स्टडी करने में भी हेल्प करता है। कंसेप्ट लाइक production and consumption of the commodities, money in circulation and bank deposits and clearings, तो ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ डिफरेंट हमारे इकोनॉमिक कंसेप्ट है। इन सब को स्टडी करने में भी जो स्टैटिस्टिक्स है वो हेल्प करता है। कितना मनी सर्कुलेट हुआ है तो वो भी आपको इन टर्म्स ऑफ नंबर पता चलेगा, ठीक है। कितना जो है मनी सर्कुलेट हो रहा है, कितना हो रहा था, कंपेयर कर पाओगे। क्यों इतना मनी सर्कुलेट हो रहा है वो भी हम समझा सकते हैं या वो हम समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जो डिफरेंट उसके और भी एस्पेक्ट्स होंगे उसके थ्रू, मतलब कि अल्टीमेटली जब कोई भी चीज नंबर्स में होती है, कोई भी चीज जब कंपेरेबल फॉर्म में होती है तो वो उस चीज को हम ज्यादा अच्छे से समझते हैं। तो सेम गोज कि जब ये सारे जो हमारे डिफरेंट एनालिसिस हैं, डिफरेंट इकोनॉमिक एनालिसिस हैं, ये किए जाएंगे
तो ये भी जब स्टैटिस्टिक करेगा तो वो अल्टीमेटली हर एक चीज के डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर हमें शो कर रहा है, ठीक है, कि जो प्रोडक्शन कंजम्पशन है वो कैसा चल रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना कंजम्पशन हो रहा है, किस चीज की डिमांड हो रही है, क्या वो सप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें जो है ये स्टैटिस्टिक्स के थ्रू हमें समझ में आती है, ठीक है। तो इसके लिए भी जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या है स्टूडेंट्स, वो इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आई होप सो कि ये वाला जो इंपॉर्टेंस है ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर आता है प्राइस एनालिसिस। प्राइस एनालिसिस क्या हो गया, कितना प्राइस चल रहा है, कितना प्राइस था, कितना इन फ्यूचर प्राइस हो सकता है, ठीक है, क्या जो प्राइस है वो सही है या नहीं है। जो प्राइस है वो डिटरमाइन क्या विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तो क्या डिमांड सप्लाई एक्चुअल में मैच हो रही है या फिर ये नहीं हो रही है, तो प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो है, जो प्राइस का टोटल बिहेवियर है वो भी हमें किससे समझ में आएगा, स्टैटिस्टिकल जो डेटा है उसके थ्रू हम समझ सकेंगे, राइट। सो स्टैटिस्टिकल सर्वेज ऑफ प्राइसेस helps in studying the theories of prices, pricing policy and price trends as well as their relationship to general problem of inflation, ठीक है। जो various statistical surveys and students price पर वो किस चीज को स्टडी करने में हेल्प कर रहे हैं, जो डिफरेंट थ्योरीज ऑफ प्राइसिंग होगी, जो प्राइसिंग पॉलिसी चल रही है, जो प्राइस ट्रेंड्स है, और साथ ही साथ में एक जो प्राइस का रिलेशनशिप किसके साथ में, इन्फ्लेशन के साथ में, ये भी पता चलेगा कि अच्छा हम देख रहे हैं कि प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा सब्सटेंशियल इंक्रीज हो रहे थे, इसलिए जो है इन्फ्लेशन आने लगा है, ठीक है। तो या डिफ्लेशन क्यों हो रहा है, तो मतलब कि ये सब कुछ प्राइस ट्रेंड से समझ में आएगा। और ये सब कुछ कैसे समझ में आएगा, जब हम एक पीरियड ऑफ टाइम पर कुछ स्टडी करेंगे तभी ये सारी चीजें हम समझ पाएंगे। तो अल्टीमेटली प्राइस एनालिसिस जो है स्टूडेंट्स वो मतलब कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो हेल्प करता है टू एनालाइज प्राइस। ओके, तो आई होप सो कि ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया है। फिर आते हैं कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस, ठीक है। हमने इंपॉर्टेंस पढ़ लिए गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने इंपॉर्टेंस पढ़ लिए इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो है हम कुछ इसके इंपॉर्टेंस पढ़े किसके आईज से या किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कि जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो क्या इंपॉर्टेंस है फॉर स्टैब्लिशिंग अ बिजनेस यूनिट, जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, बिजनेस यूनिट स्टैब्लिश कर रहे हो, तो तभी क्या करना पड़ेगा, उस फर्स्ट पॉइंट पर ही देखना पड़ेगा कि मतलब कि स्टडी करनी पड़ेगी ना सब कुछ पहले से ही, कितना आप लैंड एरिया लोगे, क्या आपको प्रोडक्शन करना है, किस चीज की डिमांड चल रही है उस हिसाब से आपका प्रोडक्शन होगा, ओके, क्या प्राइजेस चल रहे हैं सारी चीजों के, उसके बेसिस पर आप आपका पूरा जो बिजनेस यूनिट है वो सेटअप करने वाले हो। तो अल्टीमेटली बिफोर सेटिंग अप अ बिजनेस यूनिट या बिफोर सेटिंग अप अ इंडस्ट्रियल यूनिट, आप लोगों को प्रॉपर जो है रिसर्च करना पड़ेगा, राइट। और ये जो पूरा रिसर्च आप करोगे वो क्या है, वो है स्टैटिस्टिक्स, है ना। So before starting a business, it is necessary to know its feasibility, ठीक है, वो कितना feasible है, वो कितना जो है चल सकेगा। It involves detailed information about location, size of output, availability of inputs, taxes, साइज ऑफ मार्केट शेयर, टर्नओवर एक्सेट्रा, ठीक है। अब इसमें क्या चाहिए, एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए, मतलब कि हम लोगों को पता है कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो प्री डिटरमिन्ड पर्पस के थ्रू क्या किया जाता है, प्री डिटरमिन्ड पर्पस के लिए क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। पहले से ही जो है पर्पस हम डिटरमाइन करके रखते हैं, तो हमने जो है पर्पस डिटरमाइन कर दिया क्या, कि बिजनेस यूनिट सेटअप करना है। तो इसके लिए अब जो डिफरेंट जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है वो सारी चाहिएगी, और ये सारी चाहिएगी भाई कहाँ जो है लोकेशन होगी, क्या होगा साइज ऑफ आउटपुट का, कितने इनपुट्स अवेलेबल है, इन सब पर रिसर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। ये सब कुछ जब आप रिसर्च करोगे तभी आपको पता चलेगा। तो इसके लिए बिफोर स्टैब्लिशिंग अ बिजनेस यूनिट या फिर फॉर स्टैब्लिशिंग अ बिजनेस यूनिट हमें जो है स्टैटिस्टिकल स्टडी की जरूरत होगी, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड गाइडलाइंस व्हिच मे प्रूव टू बी हेल्पफुल इन मेकिंग की डिसीजंस, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स जो है वो डिफरेंट आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकता है, कि जैसे कि देखो किसी चीज का प्राइस इतना चल रहा है, ठीक है। अब अगर हमें समझ में आ रहा है कि इन फ्यूचर इस चीज की डिमांड नहीं होगी, इसका प्राइस क्योंकि हम देख रहे हैं फ्रॉम सम ईयर्स डिक्रीज हो रहा है, डिमांड इसकी नहीं हो रही उतनी,
तो उस पर्टिकुलर गुड को क्यों प्रोड्यूस किया जाएगा, राइट? सिंपल सी चीज है, जो भी पर्टिकुलर गुड डिमांड में चलेगा जिससे कि प्रॉफिट अर्न हो सकता है, वही पर्टिकुलर बिजनेस या वही पर्टिकुलर काइंड ऑफ गुड का प्रोडक्शन किया जाएगा, ठीक है? तो ये सब कुछ जो है की डिसीजंस लेने में हेल्प कर सकता है। ओके, तो आई होप सो कि आप लोगों को जो है ये क्लियर हो गया। दैट इज फॉर स्टैब्लिशिंग अ बिजनेस यूनिट वाला जो पॉइंट है ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है? फिर फॉर एस्टिमेटिंग द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को एस्टिमेट करने के लिए भी स्टैटिस्टिक्स की जरूरत होती है, ठीक है? प्रॉपर रिसर्च किया जाएगा कि किसे क्या चाहिए, किस चीज की डिमांड चल रही है, क्या हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड है या नहीं है, तो वो प्रॉपर जो है सारे नंबर्स के थ्रू, सारे फिगर्स के थ्रू और प्रॉपर स्टडी के थ्रू ही फाइंड आउट किया जा सकेगा। ओके, सो स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर एक्सट्रीमली हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग ट्रेंड लाइंस लीडिंग टू रिलायबल फोरकास्टिंग, ठीक है? प्रॉपर जो है फोरकास्टिंग करना है, ट्रेंड लाइंस जो है, प्रिपेयरिंग ट्रेंड लाइंस, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या ट्रेंड ऐसे ऐसे जा रहा है या कुछ इस वे में आपको दिख रहा है या वो एकदम हाइक से लो जाकर और फिर कुछ ऐसा हो रहा है, तो वो डिफरेंट जो ट्रेंड्स हैं उनके थ्रू प्रॉपर फोरकास्टिंग की जा सकती है और फर्दर जो डिसीजंस है, कितनी क्या डिमांड वगैरह है, ये देखी जा सकेगी, ठीक है? तो ये भी आई होप सो कि क्लियर होगा। दैट इज फॉर एस्टिमेटिंग द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। ओके, फिर आता है फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए क्या प्रोडक्शन करना है, अब देखो जैसे कि डिमांड हमने देख लिया कि अच्छा ये डिमांड हो सकती, तो उसके बेसिस पर प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन में भी वेरियस डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, रॉ मटेरियल्स को कलेक्ट करना, एम्प्लॉइज हायर करना, कितना जो है प्रोडक्शन होना चाहिए, कितने यूनिट्स बनने चाहिए, किस वे में बनाना चाहिए, कौन सा प्रॉफिटेबल होगा, क्या ज्यादा अच्छा है, ये सब कुछ जो है ये हमें किससे पता चलेगा, ये भी हमें विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर स्टडी, प्रॉपर रिसर्च से पता चलने वाला है। दैट इज विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स हमें ये पता चलेगा, राइट? सो द बिजनेसमैन हैज टू प्लान इट्स प्रोडक्शन so that he is able to meet the demand of its product and incur minimum losses on amount of over or under production, ठीक है? प्रॉपर जो डिमांड होगी उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन भी होगा। सो केयरफुल प्रोडक्शन प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है? प्रॉपर केयरफुल प्रोडक्शन प्लानिंग जरूरी है डिमांड और सप्लाई के बीच में बैलेंस बनाए रखने के लिए। नहीं तो पता चला प्रोडक्शन बहुत कर दिया, उतनी डिमांड नहीं है, या डिमांड ज्यादा और प्रोडक्शन बहुत कम कर रहे हैं, तो ये जो है इम्बैलेंसेस हैं, तो ये इम्बैलेंसेस नहीं होने चाहिए। डिमांड और सप्लाई में बैलेंस बनाए रखने के लिए प्रॉपर प्रोडक्शन प्लानिंग जरूरी है। ओके, तो आई होप सो कि ये चीज भी या ये जो हमारा इंपॉर्टेंस है ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया है। फिर आता है फॉर मेकिंग क्वालिटी कंट्रोल। Statistical techniques like preparation of control charts can also be used to control the quality of the product manufactured by a firm. Proper quality maintain करके रखना, देखना कि हाँ proper quality में जो क्वालिटी है वो भी मेंटेन्ड है, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देकर क्वालिटी भी मेंटेन करके रखना। इसमें जो है डिफरेंट जो स्टैटिस्टिकल टूल्स है वो हेल्प करते हैं इसे फाइंड आउट करने में या इसे एनालाइज करने में। तो ये भी क्या बनता है, इंपॉर्टेंट बनता है, बिकॉज अल्टीमेटली जब क्वालिटी होगी तभी कोई गुड जो है वो खरीदा जा सकता है। ओके, जब क्वालिटी होगी तभी कोई गुड या सर्विस जो है वो प्रॉपरली सेल किए जा सकते हैं मार्केट में। तो उस क्वालिटी को भी कंट्रोल में रखना, मतलब कि क्वालिटी कंट्रोल करते रहना, इट मीन्स क्वालिटी पर चेक रखना, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर फॉर मेकिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, जो डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि कैसे आप जो हो आपके प्रोडक्ट का पैकेजिंग करने वाले हो, लोगों को क्या पसंद आएगा, लोग किसे देखकर अट्रैक्ट होंगे, और फिर उसके बाद में किस वे से आप एडवर्टीजमेंट करने वाले हो, आपका प्रोडक्ट का कंसेप्ट क्या है, उसका नेचर क्या है, वो किस पर्टिकुलर एज ग्रुप पर फोकस कर रही है, किस पर्टिकुलर इनकम ग्रुप पर फोकस कर रही है, और फिर उस बेसिस पर आप प्रॉपर उसकी क्या करोगे, मार्केटिंग करोगे, है ना? प्रॉपर उस पर जो प्राइसिंग है वो लगाने वाले हो, एडवर्टीजमेंट किस वे में जाना है, क्या होना है, वो सब कुछ उस बेसिस पर एनालाइज किया जाएगा। तो अल्टीमेटली वो किस चीज में हेल्प करेंगी, वो हेल्प करेंगी आपके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को सेल आउट होने में। तो ये जो प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है ये भी स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ही पता चलेगा। पूरा रिसर्च किया गया, स्टडी की गई कि हाँ ये ज्यादा बेटर होगा, ऐसा ज्यादा बेटर होगा, ये सब कुछ ज्यादा बेटर है, तो उस वे में जो है
आपके प्रॉपर डिसीजंस लिए जा सकेंगे, ठीक है। सो बिफोर अ प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड, मार्केट रिसर्च टीम मेक्स यूज ऑफ वेरियस स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लाइक पायलट सर्वे। पायलट सर्वे क्या होता है? एक स्मॉल सर्वे, मतलब कि पूरे जो प्रोडक्ट है उनको एट मास जो है लॉन्च नहीं करके कुछ ग्रुप ऑफ पीपल में ही लॉन्च किया, सिर्फ ये देखने के लिए कि ये जो है पसंद आएंगे या नहीं आएंगे, इनमें क्या चेंजेस हो सकते हैं, उस चीज को स्टडी करने के लिए पायलट सर्वे किया जाता है, ठीक है। जैसे कि वैक्सीन्स को जब तक मास पॉपुलेशन पर यूज किया जाए या उन पर लगाया जाए, उसके पहले वैक्सीन्स के क्या होते हैं? ट्रायल्स होते हैं, राइट। तो सेम वे में पायलट सर्वे इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ट्रायल, कि पहले देख लो कि ये चीज सही है या नहीं है, ठीक है, ये प्रॉफिटेबल होगी या नहीं होगी। ओके, सो टू एनालाइज डेटा ऑन पॉपुलेशन, purchasing power, habits of the consumer, competitors, pricing, etc. Such studies reveal the possible market potential for the product, ठीक है। जो पॉसिबल मार्केट पोटेंशियल है किसी भी प्रोडक्ट का, वो रिवील हो जाता है ऐसी स्टडीज से। तो ये इसमें भी क्या करता है? स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है। ओके, तो आई होप सो कि ये वाला जो पॉइंट है ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर स्टूडेंट्स आते हैं हमारे कुछ लिमिटेशंस। हम लोगों ने फंक्शंस पढ़ लिए, इंपॉर्टेंस पढ़ लिए, अब देखते हैं लिमिटेशंस, मतलब कि कहां पर जो है स्टैटिस्टिक्स के हमें लिमिटेशंस देखने को मिलते हो, ठीक है, ये देखते हैं। फिर एक छोटा सा टॉपिक बचेगा, दैट इज डिस्ट्रस्ट, वो भी पढ़ेंगे और अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फिनोमेना, बिल्कुल सही बात है। ये क्या बना है इसका लिमिटेशन, कि स्टैटिस्टिक्स को क्या होना? क्वांटिटेटिव चीजें ही होना। अगर कहीं पर भी क्वालिटेटिव चीजें आई, अगर क्वालिटेटिव आइटम्स होंगे, तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो उसे स्टडी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इसका एक लिमिटेशन बनता है कि बहुत सारी जो है आइटम्स या बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में नहीं एक्सप्रेस कर पाते, तो वो वहां पर एक ड्रॉबैक शो करता है कि क्वांटिटेटिव टर्म्स चाहिए होते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो क्वालिटेटिव टर्म्स हैं वो भी एक्सप्रेस करने चाहिए थे, लेकिन अगर वो नहीं कर पाते हम लोग विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो वो क्वालिटेटिव टर्म्स को वो जो है वो हमारी स्टडी से बाहर ही रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनता है? ये उसका बनता है एक लिमिटेशन, कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी पे ही बात की जाती है। ओके, स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विद इंडिविजुअल, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि वो क्या पढ़ता है? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। इंडिविजुअल की स्टडी नहीं करेगा, लेकिन हो सकता है ना कि हमें कोई इंडिविजुअल आइटम की स्टडी करना हो, हमें किसी एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की जो डिमांड है वो देखनी हो, लेकिन स्टैटिस्टिक्स क्या बोलता है? एग्रीगेट, इंडिविजुअल नहीं। हम डिमांड देखेंगे तो पूरे एग्रीगेट सारे कंज्यूमर्स की साथ में डिमांड देखेंगे वो क्या कर रहा है। हो सकता है ना इसकी वजह से वो जो एक कंज्यूमर है उसकी डिमांड फुलफिल ना हो पाई हो, तो ये भी क्या बनता है? एक ड्रॉबैक बनता है। स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज्ड, स्टैटिस्टिक्स को बहुत ही इजीली मिसयूज किया जा सकता है अगर प्रॉपर इसके जो कोई एक्सपर्ट इसे यूज ना करे और एक कोई अनबायस्ड पर्सन इसको यूज ना करे। तो अगर कोई बायस्ड पर्सन है जो कि स्टैटिस्टिकल स्टडी कंडक्ट कर रहा है, तो वहां पर बहुत सारे मिसयूज आपको देखने को मिलेगा। वो अपने मोटिव की थ्रू या अपने मोटिव के लिए जो है वो स्टडी को या वो जो डेटा उसे मोल्ड कर देगा, ठीक है, और ये चीज हमें पता भी नहीं चलेंगी। तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो बहुत ही ज्यादा इजीली मिसयूज किया जा सकता है। तो वो मिसयूज ना हो इसके लिए प्रॉपर जो ट्रेन्ड और स्पेशलाइज्ड पर्सनल्स होते हैं उनका होना जरूरी है। ओके, सो स्टैटिस्टिक्स रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज, जो स्टैटिस्टिक्स के रिजल्ट होते हैं वो किस पर ट्रू है? ओनली ऑन एवरेज, ठीक है। मतलब कि जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ऑन एन एवरेज जो पूरी स्कूल है, या फिर मैं बोलूं कि ऑन एन एवरेज जो आपकी क्लास की हाइट है, ठीक है, वो है 150 सेंटीमीटर्स, ठीक है, ये मैंने एवरेज पे बोला है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे होंगे जो कि 160 सेंटीमीटर्स के होंगे, कुछ होंगे जो कि 140 सेंटीमीटर्स के होंगे, लेकिन ऑन एन एवरेज 150 बोला है, तो ये माना जा रहा है कि ऑलमोस्ट सबकी क्या है? 150 सेंटीमीटर्स हाइट है। तो ये क्या हुआ कि ये चीज शो कर रहा है कि स्टैटिस्टिक्स सिर्फ और सिर्फ एवरेजेस पर ही ट्रू होता है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो एवरेज जो है वो क्या है? वो तो पूरे उसमें से निकाला गया एक जो आसपास का नंबर है, मतलब कि
ऐसा नंबर है जिसके आसपास दूसरे नंबर्स आ रहे होंगे, तो ये भी क्या है, उसका एक लिमिटेशन बनता है, ठीक है। ओनली एक्सपर्ट्स कैन मेक द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो इसके लिए एक्सपर्ट होना जरूरी है। अब अगर मैं बोलूं आप लोगों की कि जाकर एक रिसर्च करना, तो आप इतने अच्छे से थोड़े ना कर पाओगे, मतलब कि आपने अभी स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा ही क्या है, कुछ भी नहीं पढ़ा है अगर ऐसे देखा जाए तो। अगर एक प्रॉपर रिसर्च, एक प्रॉपर स्टडी करनी है तो उसके लिए एक्सपर्ट्स का होना जरूरी है, ठीक है। मतलब कि कोई एक्सपर्ट ही है जो कि स्टैटिस्टिकल स्टडी अच्छे से प्रॉपर वे में कर सकता है और सही रिजल्ट्स उससे हम एनालाइज कर पाएंगे, ठीक है। स्टैटिस्टिकल डेटा शुड बी यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस, ये भी एक जरूरी चीज है कि जो डेटा है वो कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया कि हम जो है हाइट और वेट में क्या नहीं कर सकते, कंपैरिजन नहीं कर सकते। अब अगर मैं बोलूं सिर्फ और सिर्फ हाइट की, तो एक पर्सन की हाइट और एक ट्री की हाइट, क्या आप इसमें कोई एनालिसिस कर पाओगे? नहीं। ट्री एक अलग चीज हो गई, पर्सन एक अलग चीज हो गया। तो अगर हम देखें तो हाइट में भी होमोजेनिटी मेंटेन्ड नहीं है। ये जो है बिकॉज हम सिर्फ और सिर्फ पर्सन टू पर्सन नहीं करके पर्सन और ट्री कर रहे हैं, तो वो एक थोड़ा सा अनरिलायबल रिजल्ट हमें दे रहा है, राइट। तो अल्टीमेटली हम क्या बोल रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स के लिए जो डेटा है वो कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म और होमोजीनियस होना चाहिए। तो ये भी एक इसका क्या बनता है, ड्रॉबैक बनता है कि हेट्रोजीनियस डेटा पर स्टैटिस्टिकल स्टडी पॉसिबल नहीं है, ओके। तो ये कुछ लिमिटेशंस है किसके, स्टैटिस्टिक्स के, ओके। आई होप सो कि ये लिमिटेशंस आप लोगों को क्लियर होंगे। बहुत ही शॉर्ट में हमने इसके लिमिटेशंस पढ़े हैं। अगर डिटेल में पढ़ना है तो आपको क्या करना है, जो ऑलरेडी हमारे वीडियोस बन चुके हैं उनकी हेल्प लेना है और अपना जो कंसेप्ट है वो डिटेल में समझना है, ठीक है। ये जब रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं तो रिवीजन के तरह ही हम इसको कंप्लीट भी करने वाले हैं, ओके। तो आई होप सो कि ये जो लिमिटेशंस हैं स्टैटिस्टिक्स के, ये आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। फिर आते हैं स्टूडेंट्स कुछ डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। डिस्ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट का मतलब हमें पता है कि हाँ हमें भरोसा है। डिस्ट्रस्ट क्या हो गया, उल्टा, हमें भरोसा नहीं है, हमें जो है स्टैटिस्टिक्स पर भरोसा नहीं है। दिस इज व्हाट वी कैन से डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब डिस्ट्रस्ट क्यों क्रिएट होता है? अभी हमने एक लिमिटेशन पढ़ा, स्टैटिस्टिक्स कैन बी इजीली मिसयूज्ड। स्टैटिस्टिक्स जो है वो इजीली मिसयूज हो सकता है। तो इट मींस क्योंकि वो मिसयूज हो सकता है तो इसीलिए तो डिस्ट्रस्ट क्रिएट होता है कि क्या पता ये जो पर्टिकुलर डेटा है वो सही है भी या नहीं है, राइट। तो ये क्रिएट कर रहा है क्या, डिस्ट्रस्ट, ठीक है। सो डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स मींस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड स्टेटमेंट, ठीक है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, हमें जो है भरोसा नहीं है जो भी स्टैटिस्टिकल मेथड्स या स्टेटमेंट्स है उन पर। क्या है कॉजेस डिस्ट्रस्ट के? सो द डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑकर्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। किस रीजन से क्रिएट होता है वो हम देखें तो इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स। स्टैटिस्टिकल मेथड का कंप्लीट नॉलेज नहीं है, इसलिए हमें जो है प्रॉपर कॉन्फिडेंस नहीं है किसी भी चीज पर। अनरियलिस्टिक अजम्पशंस, हम जो है कुछ अनरियलिस्टिक अजम्पशंस बना रहे हैं या हम जो देख रहे हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ये हमारे अजम्पशंस हम क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए जो है डिस्ट्रेस क्रिएट होता है। कोई डेटा है जो कि हमें लग ही नहीं रहा है कि वो सही हो सकता है, ये ऐसा डेटा नहीं आ सकता है, इस वजह से डिस्ट्रेस क्रिएट हुआ। डेलिब्रेट मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज होता ही रहता है, ठीक है। डेलिब्रेट होती रहती है ये चीजें। डेलिब्रेटली कोई जो है जानबूझ करके क्या करता है, मिसयूज करता है, तो इसकी वजह से भी डिस्ट्रस्ट है। हम बोलते हैं कि क्या है, वो तो डेटा है, अपने मन से कुछ भी लिख दिया होगा, ऐसा थोड़ी ना है, ठीक है। हम किस पर रिलाय करते हैं स्टूडेंट्स, जो कोई ऑथेंटिक डेटा होता है, कोई अगर हमें कोई एक ऑथेंटिक चीज पता चल जाए या ऑथेंटिक वेबसाइट से हमने फाइंड आउट किया है तो फिर हम उस पर ट्रस्ट करते हैं। बाकी ऐसा है कि डिफरेंट वेबसाइट्स आपको डिफरेंट डेटा देती है, हम हर एक डेटा पर ट्रस्ट नहीं करते। उसका रीजन क्या है, उसका सिंपल सा रीजन ये है कि हमें उन पर ट्रस्ट नहीं है, कि हो सकता है इन्होंने जो है हमें मिसगाइड करने के लिए ऐसा डेटा दिया हो, राइट। इग्नोरिंग लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स के लिमिटेशंस को इग्नोर करना, ठीक है, और फिर किसी भी डेटा को कलेक्ट करना, तो ये भी डिस्ट्रस्ट क्रिएट करता है। रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड, रॉन्ग एप्लीकेशन, ठीक है, मतलब कि सीधा सीधा क्या समझ में आ रहा है कि अगर कोई एक्सपर्ट है जो कि स्टैटिस्टिकल स्टडी कंडक्ट कर रहा है तो वो सही डेटा होगा, मतलब कि हम जो है उस पर ट्रस्ट कर पाएंगे। रॉन्ग एप्लीकेशन कब होगा? रॉन्ग एप्लीकेशन तो तभी हो रहा है ना जब कोई एक पर्सन जिसे कि नहीं
आता है कलेक्शन करना, या जिसे जो है प्रॉपर स्टैटिस्टिकल स्टडी कंडक्ट करना नहीं आता, उसकी वजह से हो रहा होगा, ठीक है। तो कुछ रॉन्ग एप्लीकेशन अगर स्टैटिस्टिकल मेथड्स का हुआ है या स्टैटिस्टिकल स्टडी में किया गया तो उसकी वजह से भी डिस्ट्रस्ट क्रिएट होता है। ओके अब डिस्ट्रस्ट क्रिएट तो होता है, लेकिन हमें पता है कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट भी है, राइट, उसके इंपॉर्टेंस तो अलग ही हमें पता है। तो ये जो डिस्ट्रस्ट है इसको हटाया कैसे जा सकता है स्टूडेंट्स, ये जो हमने कॉजेस पढ़े, डिस्ट्रस्ट पढ़ा, इसे हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, तो वो कुछ इन वेज में हम कर सकते हैं। क्या क्या है? टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्ट्रस्ट फॉलोइंग प्रिकॉशंस शुड बी टेकन। क्या है? लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स शुड बी केप्ट इन माइंड, ठीक है। जो लिमिटेशंस हैं स्टैटिस्टिक्स के वो हमें ध्यान में रखने चाहिए। जब भी कोई स्टैटिस्टिकल स्टडी कंडक्ट की जा रही है तो उसके पहले उसके जो लिमिटेशंस है वो ध्यान में रखकर उन लिमिटेशंस की वजह से हमारी स्टडी में कोई भी काइंड ऑफ लैक्यूनाज नहीं आने चाहिए, ठीक है। अगर लिमिटेशंस पर आप ध्यान दोगे, अगर लिमिटेशंस को जो हो आप प्रॉपरली अगर स्टडी करोगे तो अल्टीमेटली आप जो हो एक करेक्ट एनालिसिस पर पहुंचोगे, ठीक है। तो लिमिटेशंस जो है दैट शुड बी केप्ट इन माइंड। ओनली एक्सपर्ट्स शुड मेक यूज ऑफ दी स्टैटिस्टिक्स, जिसे आता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी जाकर जो है स्टैटिस्टिकल स्टडी करने लगा, जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे ही जो है स्टैटिस्टिकल स्टडी कंडक्ट करवानी चाहिए। और हमें जो है एक्सपर्ट्स के थ्रू जो फाइंड आउट किए गए या बताए गए आपके पास में डेटा होंगे उन पर बिलीव करने चाहिए, ठीक है। डेटा शुड बी यूज्ड आफ्टर अ केयरफुल इंक्वायरी। एक प्रॉपर केयरफुल इंक्वायरी कर ली, प्रॉपरली हमने देख लिया कि हाँ जो डेटा है वो ऑथेंटिक है, जो डेटा है वो रिलायबल है, तब उस डेटा को हमें क्या करना चाहिए? यूज करना चाहिए, ठीक है। ग्रेट केयर एंड कॉशन शुड बी एक्सरसाइज्ड व्हाइल यूजिंग स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। जो ये आप डिफरेंट मेथड्स वगैरह यूज करोगे, अब कौन सी स्टडी के हिसाब से कौन सा मेथड यूज करना है उसके लिए प्रॉपर जो है प्रॉपरली देखना चाहिए, विथ केयर एंड कॉशन जो है देखना चाहिए कि कौन सी चीज जो है वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या यहाँ पर शो हो रहा है कि अगर आपको सारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स के बारे में अच्छा पता है, अच्छे से पता है, ओके, जो डिफरेंट टेक्निक्स है उनके बारे में अच्छे से पता है, किस पर्टिकुलर पर्पस से आप फाइंड आउट कर रहे हैं वो आपको प्रॉपरली पता है, और प्रॉपरली अगर एक एक्सपर्ट जो है वो अगर स्टैटिस्टिकल स्टडी अंडरटेक कर रहा है तो अल्टीमेटली वो एक रिलायबल डेटा भी मिल पाएगा हमें उससे, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जितने भी लिमिटेशंस है वो सारे ध्यान रखो, साथ में एक्सपर्ट्स का होना जरूरी है, एक्सपर्ट्स के थ्रू जो फाइंड आउट की गई स्टैटिस्टिक्स है वो सही रहेगी, ठीक है। द यूजर शुड बी इम्पार्शियल। जो यूजर है वो भी क्या होना चाहिए? इम्पार्शियल होना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं कि हम अपना जो है पार्शियलिटी लेकर आ रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो सही नहीं है या वो जो है ट्रस्टवर्दी नहीं है। जो अगर प्रॉपर मैनर में और बिना किसी पार्शियलिटी के अगर फाइंड आउट की जाए कोई भी डेटा तो उस पर हम रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि स्टैटिस्टिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उस पर ये जो डिस्ट्रस्ट है इसका रिमूव होना भी जरूरी है। और ये रिमूव कैसे होगा? अगर ये चीजें जो है वो ध्यान में रखी जाए तो, ठीक है। तो आई होप सो कि ये जो डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स है ये भी आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। और इसका जो कंक्लूजन आता है वो क्या है वो भी हम देख लें। सो फॉल्ट डज नॉट लाई विथ स्टैटिस्टिक्स। जो फॉल्ट है वो स्टैटिस्टिक्स में लाई नहीं कर रहा है, स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल सही है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में कोई कमी नहीं है। फॉल्ट कहां लाई कर रहा है? दीज टेक्निक्स आर इनोसेंट टेक्निक्स विच मे बी यूज्ड फॉर बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। जो स्टैटिस्टिक्स में टेक्निक्स यूज कर रहे हैं वो अच्छी है, इनोसेंट टेक्निक्स है, वो कोई भी पार्शियल टेक्निक्स नहीं है, वो जो है वो यूज की जा सकती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी अगर सही वे में यूज की गई तो, ओके। If the statistician misuses data, then the fault purely lies on the statistician and not on the data, ठीक है। अगर जो statistician है वो मिसयूज कर रहा है डेटा को, मतलब कि जो कलेक्ट कर रहा है अगर वो मिसयूज कर रहा है, अगर वो सही वे में कलेक्ट नहीं कर रहा है, तो प्रॉब्लम किसके साथ में या फॉल्ट कहां पर लाई कर रहा है? फॉल्ट लाई कर रहा है विद दी स्टैटिस्टिशियन। डेटा में फॉल्ट नहीं है, जो उसे यूज कर रहा है, जो उसे मिसयूज कर रहा है, जो उसे मिसयूज कर रहा है उस पे फॉल्ट है, ठीक है। तो ये फॉल्ट कैसे हटेगा? प्रॉपर सही स्टैटिस्टिशियन के होने से, ओके।
तो आई होप सो स्टूडेंट्स कि आप लोगों को जो है ये जो डिस्ट्रस्ट इन स्टैटिस्टिक्स है इसका जो कंक्लूजन आया है ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और ये जो हमारे सारे टॉपिक्स थे जो कि हमने इस चैप्टर में पढ़े ये सारे ही आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब एक और जो छोटी सी चीज हमें सीखनी है वो ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से वीडियोस कैसे एक्सेस करने हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, गूगल ओपन करना है और उस पर आपको टाइप करना है www.magnetbrains.com। जब आप ये टाइप करोगे स्टूडेंट्स, ऐसे सर्च करोगे तो जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। इसे स्क्रॉल कीजिएगा, जब आप इसे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर जो है आपको सारी क्लासेस के ऑप्शन है, ठीक है। क्लास 12th से लेकर क्लास 1st, किंडरगार्टन, टर्म 1 एग्जाम, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड एक्स्ट्रा लर्निंग। एक्स्ट्रा लर्निंग में आपके जितने भी डिफरेंट मिनी जानकारीज और भी जो चीजें जो कि अपार्ट फ्रॉम योर क्लासेस होती है वो सारी आपको एक्स्ट्रा लर्निंग में मिलेगी, ठीक है। तो ये जो आपको सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं इसमें से जिस क्लास का भी आपको वीडियो देखना है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि हमें क्लास 11th इकोनॉमिक्स का देखना है तो क्लास 11th पर हम क्लिक करेंगे तो उसके अंदर जितनी भी अवेलेबल प्लेलिस्ट हैं स्टूडेंट्स वो सारी यहाँ पर विजिबल हो जाएंगी। अब जब आप इसे स्क्रॉल करोगे तो आपको नीचे और भी प्लेलिस्ट दिखेंगी, जैसे कि यहाँ पर जो है कॉर्नर में आपको क्लास 11th इकोनॉमिक्स देखने को मिलेगा। इसमें स्टूडेंट्स आपकी स्टैटिस्टिक्स की अलग प्लेलिस्ट है एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स की अलग प्लेलिस्ट है, ठीक है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी वीडियोस को फाइंड आउट करने में। अब कैसे वीडियोस देखना है, आप जब इसको स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर डाउन साइड वॉच नाउ का ऑप्शन, उस वॉच नाउ पर क्लिक करना। उस पर क्लिक करने से कुछ ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस है इसके अंदर आपको जो है सारे चैप्टर्स मिलेंगे, ठीक है, सिस्टमैटिकली अरेंज्ड, और उस चैप्टर्स में जो सारे टॉपिक्स है वो भी बिल्कुल सही वे में अरेंज्ड मिलेंगे। अब जैसे कि हमें जो है हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन, उसका ओवरव्यू अगर पढ़ना है तो हम कैसे पढ़ेंगे, इस इंट्रोडक्शन पर क्लिक करना, इसके अंदर के जितने टॉपिक्स होंगे वो आपको विजिबल हो जाएंगे। ओवरव्यू आपको दिखेगा, वहां पर वॉच नाउ है, उस वॉच नाउ पर क्लिक करना तो आपका जो वीडियो वो प्ले हो जाएगा, ठीक है। अब इस वीडियो के यहाँ पर कॉर्नर में नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन है। इफ नेक्स्ट वीडियो पर जाना है तो इधर क्लिक कर दो, इफ नेक्स्ट पर नहीं जाना और कुछ देखना है यहाँ से कैंसिल कर दो, तो जो वेबसाइट का होम पेज है वो वापस ओपन हो जाएगा। एंड सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे वापस जो अभी मैंने सिखाई वही, और उसी वे में आप किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हैं। आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, और जो हमारा यूट्यूब चैनल है स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स उसे आपको सब्सक्राइब करना है, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।